Our next guest for Run Politics is 4 times Member of Parliament, but also someone who is one of the most controversial Member of Parliaments. Our next guest viewers on Unpolitics is Mr. Nishikant Dubey. फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड कंट्रोवर्शियल रहे हैं, लड़ते झगड़ते रहे हैं, बचपन से ही है, ऐसा है या नहीं है? 75 से लेके 77 तक कोई हमारे साथ खेलने को तैयार नहीं था, कबड्डी खेलने को तैयार नहीं था, क्योंकि हम देशद्रोही परिवार के लड़के थे। कहा यह भी जाता है निशिकांत जी कि बहुत सारी चीजों में जब कुछ करवाना होता है, अमित शाह जी निशिकांत जी को आगे कर देते हैं कि मेरे खून में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, तो खून का रिश्ता है अमित शाह जी से। तो कभी मतलब मिलते हैं राहुल गांधी से, अगर पास हो जाए, एक्नॉलेजमेंट होती है, हेलो हाय कुछ होता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि निशिकांत दुबे जी की छवि ऐसी बनती जा रही है या एक इमेज ऐसी क्रिएट हो गई है कि वो महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते? आई एम चैलेंजिंग यू कि 788 एमपी में से 2-3 महिलाओं को यदि आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा आपको यदि 99% महिलाएं मेरे लिए इज्जत की बात करती हुई नहीं नजर आई, तो मैं ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा लोकसभा। आपको योगी आदित्यनाथ जी से क्या दिक्कत है? किसी से नहीं। योगी आदित्यनाथ जी तो मेरे पड़ोसी थे ना। योर वाइफ हैज फुल लिबर्टी टू टेल यू दैट ये क्या कर दिया आप, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको होना भी चाहिए, और वाइफ आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है, सबसे बड़ी क्रिटिक होती है। अगर आपको एक डिनर इनवाइट भेजना है और आपको ऑपोजिशन से 5 मेंबर्स बुलाने हैं फॉर अ डिनर इनवाइट, वो कौन होंगे? Nishikant Dubey ji, welcome to One Politics. Thank you for taking the time out and joining us. आप बहुत used to हो गए, I'm sure you're a 4-time MP of very rich introductions. पर हमारे शो का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि हम जो हमारे गेस्ट आते हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स हैं। आप अपने आप को निशिकांत दुबे जी कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी ने मुझे बिहार का होने के बावजूद भी झारखंड से चुनाव लड़वाया, और मैंने चारों चुनाव जो है बिहार के वोटर के नाते झारखंड से चुनाव लड़ा लोकसभा का। तो मैं चौथी बार लोकसभा का सांसद हूँ। मैं जहाँ से सांसद हूँ वहीं मैं पैदा हुआ, मेरे परिवार के लोग वहीं थे। मेरे 2 मामा, देवघर कॉलेज है वहाँ, दोनों प्रोफेसर रहे, एक मैथमेटिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, एक फिलॉसफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। मेरे फादर वहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, तो इस कारण से मैं वहाँ पैदा हुआ। और इसके बाद मैं पढ़ने के लिए आया, और 16 साल मैं एसआर कंपनी में जो है डायरेक्टर रहा टिल 2009, 93 से लेकर 2009 तक, और 2009 से मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। इस बीच में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी विस्तारक रहा 1 साल तक। 4 साल मैंने स्वदेशी जागरण मंच में, जो स्वदेशी मूवमेंट है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत करीब है, तो उसका 4 साल तक मैं विस्तारक रहा। मैंने पदयात्रा की सेवाग्राम से अलकबीर तक, अलकबीर स्लॉटर हाउस के खिलाफ 750 किलोमीटर की मैंने पदयात्रा की है सेवाग्राम से अलकबीर तक। और स्वदेशी जागरण मंच ने जो पहला स्वदेशी मेला लगाया 1999-2000 में, वो मेला जो है मेरे कोऑर्डिनेशन में जो है संघ ने लगाया था। तो मैं विद्यार्थी परिषद के साथ साथ युवा मोर्चा में भी रहा, युवा मोर्चा के नेशनल एग्जीक्यूटिव में रहा, बिहार के स्टेट एग्जीक्यूटिव में रहा, और अब मैं सांसद हूँ। ग्रोइंग अप निशिकांत दुबे जी, जब आप जैसे आपने बोला बिहार में पैदा हुए, पर आपने चुनाव अभी नहीं, मैं झारखंड में पैदा हुआ। झारखंड में पैदा बिहार मेरा अनडिवाइडेड, हाँ अनडिवाइडेड। जब नहीं, आज जहाँ से मैं सांसद हूँ मैं वहीं से अच्छा, पैदा तो वो जो मेरे भागलपुर की फादर वहाँ बात, नौकरी करते थे। जो भागलपुर की बात है वो सही नहीं है? नहीं, भागलपुर मेरा पैतृक घर है। अच्छा, आज भी मैंने कहा ना कि मैंने चारों चुनाव भागलपुर के वोटर के नाते ही झारखंड में लड़ा, लेकिन मैं पैदा झारखंड में देवघर में हुआ। अच्छा। क्योंकि मेरे 2 मामा वहाँ प्रोफेसर थे, मैथमेटिक्स के और फिलॉसफी के, दोनों देवघर कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। वो इमरजेंसी में जेल भी गए 19 महीने,
भारतीय जनता पार्टी जो बनी 1980 में, तो वो पहले अध्यक्ष थे मेरे एक मामा जो है, और मेरे फादर वहाँ नौकरी करते थे इरिगेशन में, इसीलिए मेरा परिवार वहाँ रहता था। इमरजेंसी में जब मेरे फादर सैक हो गए 75 में, तो फिर मैं गांव गया, लेकिन मेरे लिए रिश्ता ये है। आपके फादर क्या करते थे? मेरे फादर इरिगेशन में काम करते थे। इरिगेशन में काम करते इरिगेशन थे। डिपार्टमेंट में वो काम करते थे, और खेती थी हमारी, मतलब अच्छी ठीक ठाक हमारी खेती है हमारे। पर निशिकांत जी, somebody जिनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था, आपके फादर इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, खेती थी आपकी, तो ऐसा कैसा हुआ कि विद नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पर आप कह रहे हैं आपके मामा पॉलिटिक्स में थे, क्या उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ा दैट यू ऑल्सो डिसाइडेड टू एंटर पॉलिटिक्स? नहीं, उनका हो सकता है कि बैक ऑफ द माइंड उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ा, लेकिन उनको पॉलिटिक्स में कुछ मिला नहीं। जिलाध्यक्ष से ऊपर जो है वो 19 महीना इमरजेंसी में बंद रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनको कुछ मिल गया या उनका कोई बहुत बड़ा नाम हो गया। लेकिन जो बैक ऑफ द माइंड में मैं जो पॉलिटिक्स में आया 75 में, जब मेरे फादर सैक हो गए, तो मैं शहर में पढ़ता था, देवघर, जहाँ से मैं आप सांसद हूँ, और यहाँ से फिर मुझे नाम कटा के जो है गांव में जाना पड़ा। तो जो बैक ऑफ द माइंड में था, कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल है, कांग्रेस के खिलाफ कुछ करना है, और इस कारण से जो है संघ परिवार के साथ, चूंकि परिवार जुड़ा हुआ था ही, तो आरएसएस की शाखा में जाना, विद्यार्थी परिषद में चले जाना, स्वदेशी जागरण मंच के मूवमेंट में चले आना, तो उन चीज़ों ने जो है राजनीति के लिए प्रेरित किया। और पार्टी एक ऐसी है जो, यही भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो परिवारवादी पार्टी नहीं है। आप एक साधारण कार्यकर्ता होकर भी सांसद विधायक हो सकते हैं, आपको कुछ भी मिल सकता है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। थोड़ा अजीब आपको लगा क्योंकि आप एबीवीपी से थे, आरएसएस से जुड़े थे, पर आपके जो फादर थे, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेफ्ट आइडियोलॉजी रखते थे, तो घर में कैसा होता था? लेफ्ट आइडियोलॉजी बाद में मैं मतलब इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उस वक्त तो मुझे इसका इल्म नहीं था जब छोटा बच्चा था, लेकिन आज मैं इन चीज़ों को कह सकता कभी हूँ। उन्होंने बोला नहीं कि भाई क्यों जा रहे हो शाखा? नहीं, उसका कारण ये है कि जो मामा का परिवार था वो कंप्लीट आरएसएस का परिवार था। मेरी मदर की जो ग्रूमिंग, घर में और घर में जो है इस कभी पॉलिटिक्स पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन लेफ्ट भी होने के पीछे जो मुझे रीजन समझ में आता है, जिस इलाके से मैं आता हूँ, भागलपुर में पीरपैंती का जो इलाका है, वो कंप्लीट कम्युनिस्ट का इलाका था। 1952 से लेके एक तरह से मान के चली कि 2010 तक, 2-4 समय को छोड़कर, वहाँ से लगातार कम्युनिस्ट के एमएलए रहे अंबिका प्रसाद। और कम्युनिस्टों का इतना आतंक था कि जिस ज़मीन को चाहते थे उस पर लाल झंडा गाड़ देते थे, और ज़मीन जो है उनकी हो जाती थी। मतलब ज़मीन लूटने का जो है कम्युनिस्टों ने एक बड़ा विषय बना रखा था बिहार में खासकर। मैं दूसरे जगह के कम्युनिस्टों की बात नहीं करता। तो चूंकि हमारे पास ज़मीन ठीक ठाक थी, अच्छी थी, तो मुझे लगता है कि मेरे फैमिली ने डिसाइड किया होगा कि कम्युनिस्ट ही बन जाओ, तो कम्युनिस्ट पार्टी में रहोगे तो ज़मीन बचा रहेगा। तो कोई आइडियोलॉजिकल बेंट नहीं था, क्योंकि मुझे फादर मोर ने ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन था कि अलाइन हो जाओ। मुझे फादर ने कभी इन चीज़ों के लिए रोका नहीं, इसीलिए मैं इन चीज़ों को आज की डेट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि शायद वो रीजन रहा हो। अच्छा, कोई आइडियोलॉजी पे डिबेट नहीं होती थी कि? नहीं, कभी ऐसा कभी आइडियोलॉजी पर डिबेट। और जब आप बीजेपी में जाना चाह रहे थे तो फादर? बीजेपी में तो शुरू से संघ की शाखा में वही जाने तो, लगा तब ना, कोई वो तो वो कभी नहीं मेरे था। फादर ने रोका नहीं ना, कभी नहीं इसीलिए आज मैं सोच पा रहा हूँ कि शायद वो रीजन रहा हो। कभी बात नहीं की आपने उनसे? क्यों? क्या है कि आज भी मेरे घर में जी, मेरी फादर से सीधी बातचीत नहीं होती। अभी भी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही रहते हैं। सीधी बातचीत नहीं होती है? नहीं होती है। जो भी बात करनी होती है मुझे माँ से बातचीत करता हूँ मैं, और माँ जो है वो फादर को कन्वे करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। तो आज भी मतलब मेरे घर में उसी तरह का माहौल है। पर ऐसा क्यों? ऐसा ही है, जो ओल्ड फैमिली है, ट्रेडिशनल फैमिली है, जो पुरानी फैमिली है। अब तो हमारे बच्चे जो है हमारे साथ खुलकर बातचीत करते हैं, लेकिन हमारे जनरेशन तक जो है वो पेरेंट्स के साथ बातचीत करने में, फादर के साथ खासकर बातचीत करने में माँ ही माध्यम होती है। और आज भी चूंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही यही रहते हैं आपके यहीं साथ? दिल्ली में मेरे साथ हैं, तो You're आज very भी मुझे lucky to फादर have से them कोई with you. एक्सप्लेन करना होता है, कुछ बात करना होता है, या फादर को कुछ बोलना होता है तो वो माँ को बोलते हैं, और मुझे कुछ बोलना होता है तो मैं माँ को बोलता हूँ। कभी डांट वाट नहीं पड़ी आपको? डांट तो स्वाभाविक है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको कि माँ बाप ने डांट नहीं किया या पीटा नहीं। लेकिन मुझे कम इन चीज़ों में जो है मुझे कम डांट पड़ी। तो जो आपके फादर हैं, आपकी पॉलिटिकल डिबेट्स देखते हैं, आपको टीवी पे देखते हैं,
कोई कटाक्ष आता है कि ये सही नहीं बोला, वो ऐसा माँ क्यों कहा? वो माँ को बोलते हैं। माँ यदि आपको गांव कम्युनिकेट गांव करती में हैं। रहती हैं तो वो फोन करके कम्युनिकेट करती हैं, या यहाँ है तो वो यहाँ बोलती हैं। लास्ट टाइम कब बोला था कि ये ठीक नहीं नहीं, बोला माँ तो निशिकांत रोज जी? बोलती रहती है कि माँ पिताजी रोज कहते हैं कि क्यों इतना लड़ते झगड़ते रहते हो, दूसरों से लड़ने झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो मतलब वो मुझे शांत रहने के लिए हमेशा कहते हैं। आप हमेशा ही अ, मतलब फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड कंट्रोवर्शियल रहे हैं, लड़ते झगड़ते रहे हैं, बचपन से ही है, ऐसा है या नहीं है? कॉम्बैटिव रहे हैं, चलिए नहीं, लड़ते मुझे झगड़ते तो बहुत बड़ा वर्ड है, पर मुझे कॉम्बैटिव रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि जिस संगठन से हमने काम किया उस संगठन ने ये कहा कि जहाँ ईमान के डर से सच्चाई की बात नहीं करोगे, सही बात नहीं करोगे, ये पंच परमेश्वर की जो एक लाइन है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे, तो किसी से बिगाड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है वो बोलेंगे। और जब सच्चाई आप बोलोगे तो कंट्रोवर्सी होगी। इसीलिए बचपन से ये आदत रही। अम, आपने एसआर में काम किया, क्यों? क्योंकि जैसे आपने अभी बात की कि व्हेन यू वर ग्रोइंग अप द बेंट वाज क्लियर कि पॉलिटिक्स ही आपका मेन वो होना चाहिए था इमिडिएटली, तो ये क्यों डाइवर्जन? यदि मैं एसआर में काम नहीं करता तो दलाल होता। आज कम से कम एसआर में काम करने के बाद मेरी फैमिली जो है एक ऐसे जगह पर है। कम से कम इतने ठीक ठाक 16 साल में हमने जो है ठीक ठाक इतने पैसे आ गए। जब चुनाव भी मैं लड़ने के लिए गया तो मैंने अपने कहा कि मैं करोड़पति ही हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं जो है गरीब आदमी हूँ और चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो वो एसआर के कारण हो पाया कि एक कंपनी में डायरेक्टरशिप मिल गई, उसके साथ काम किया, उसके साथ पैसे हो गए, हमने ठीक ठाक बिजनेस बना लिया, चीज़ें हो गई। उनके साथ आज भी मेरे पारिवारिक रिलेशन है। और दूसरा एसआर के साथ दूसरी छूट ये थी कि मोर और लेस उनकी आइडियोलॉजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के बहुत नज़दीक थी। तो उस ज़माने में मैं स्वदेशी जागरण मंच में काम करता रहा, पदयात्रा करता रहा, सेवाग्राम से अलकबीर तक पदयात्रा मैंने तो 95 एंड में के गेम थे। हमेशा पॉलिटिक्स था आपके लिए? एंड गेम पॉलिटिक्स था और कभी एसआर ने रोका नहीं। चाहे मैं युवा मोर्चा में रहा, चाहे स्वदेशी जागरण मंच में रहा, चाहे चुनाव लड़ने के पहले तक जो भी एक्टिविटी मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए करता रहा, तो एसआर को इसका फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो मेरे लिए एक परिवार की तरह था जिसमें कि मुझे काम मिला और मुझे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है निश्चित तौर पर एसआर ने दी, जिसके कारण कि आज मैं पर घर से कुछ भी बोल आप पड़ी। ठीक थे, मतलब यू हैड इनफ लैंड, नहीं, खेती ठीक थी? घर से आप ठीक थे, लेकिन उसमें क्या होता था कि प्रत्येक साल, जिस साल बाढ़ नहीं आए, हाँ। क्योंकि मेरा गांव एकदम गंगा के किनारे है, हम्म, तो जिस साल बाढ़ नहीं आए उस साल खेती बहुत अच्छी होती थी। जिस साल हम्म, बाढ़ आ जाए तो फिर जो पुराना है वो करते थे। 5 भाई बहन थे, तो सबों को पढ़ना लिखना था और फिर उनकी शादी थी, सबको जाना था। तो उसमें उतना ये नहीं था जो आज मेरी लाइफ स्टाइल है या मेरे परिवार की लाइफ स्टाइल है। उसमें खेती जो है इतना कुछ कर नहीं सकता था। तो इसीलिए मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी निश्चित तौर पर एसआर में काम करने के कारण। 2009 में आपने चुनाव लड़ा फॉर समबडी हु हैड नो पॉलिटिकल बैकिंग पर से, क्योंकि ऐसा नहीं था दैट यू हैड पॉलिटिकल लेगेसी, तो ऐसा टिकट मिलना ही एक बहुत बड़ा वो होता है। कैसे ये सब कैसे हुआ? संगठन में काम करते हुए जो है आपके रिलेशन थे, संबंध थे, आप हम्म, काम कर रहे थे। और पार्टी को उस वक्त लगा, उस वक्त जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी, उनको लगा कि मैं कैपेबल हूँ, क्योंकि मेरी सीट जो है, मेरा टिकट 2 बार कट चुका था। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और 2007 में अटल बिहारी वाजपेयी जी। मुझे लगता है कि मैं अंतिम आदमी हूँगा जिसके लिए कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते थे कि टिकट मिले। और एक बार सुशील मोदी जी चुनाव लड़ गए 2004 में, और 2007 में शाहनवाज हुसैन साहब चुनाव लड़ गए। तो भागलपुर जो मेरी सी, और दोनों में से किसी का भागलपुर से कोई लेना देना नहीं था, ना सुशील मोदी जी का ना शाहनवाज हुसैन साहब का। दोनों 250-250 300 किलोमीटर दूर से भागलपुर चुनाव लड़ने के लिए आए। तो जब टिकट कट गया तो पार्टी ने 2009 में ये तय किया, क्योंकि माहौल बहुत ही ख़राब था और भागलपुर में लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो लोगों को लगता था कि इसको यदि किसी दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे तो भागलपुर सीट निकल सकती है, नहीं तो भागलपुर सीट पर खतरा हो सकता है। तो मुझे झारखंड में चुनाव लड़ने, सुषमा स्वराज जी इंचार्ज थी, तो मुझे टिकट मिल गया और मैं भाग्य के सहारे जीता। जो 2009 का इलेक्शन था, मुझे केवल 1,90,000 वोट आया। जो जिसको मैंने चुनाव हराया उनको 1,84,000 वोट आया। जो तीसरे आदमी थे उनको 1,72,000 वोट आया। और मेरे कारण, क्योंकि मेरे अभी जो हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे,
तो उन्होंने मेरे कारण उस सीट पर जेएमएम और कांग्रेस का समझौता तोड़ा 2009 में, और वो खुद से चुनाव लड़े मेरे खिलाफ, और उनको लगभग 79-80 हज़ार वोट आया। तो आप समझें कि 1,84,000 कांग्रेस को वोट आया और ये 80,000 वोट आप जोड़ दीजिए तो आप नहीं जीतते। लगभग 6 की 6 विधानसभा में हार गया। मतलब एक विधानसभा ऐसी होगी जिसमें 2-3 हज़ार वोट से आगे हुआ, लेकिन क्या हुआ कि कहीं किसी से हारा, कहीं किसी से हारा, तो मैं 6,000 वोट से जीता। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं एमपी बन गया 2009 में, और फिर उसके बाद मार्जिन बढ़ता रहा। हेमंत सोरेन जी से आपके कैसे रिश्ते हैं? मैंने जैसे बताया कि उनके भाई के साथ मेरे बहुत ही पारिवारिक संबंध रहे। 2014-15 उनसे? तक उनसे भी बहुत अच्छे संबंध रहे, और हमेशा भैया ही कह के कहते रहे, सम्मान ही करते रहे। मैंने भी उनके साथ व्यक्तिगत कभी कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि वो जहाँ से एमएलए हैं, वो मेरे ज़िले से ही एमएलए हैं। गोड्डा जो मेरी लोकसभा है, गोड्डा का एक पार्ट है जहाँ की वो विधायक हैं, तो उनकी एक ईगो होगी कि उस इलाके में जो कोई भी काम होता है तो सभी लोगों को लगता है कि कोई बड़ा काम हो रहा है तो निशिकांत दुबे ने किया होगा। तो उस ईगो ने उनको जो है फ्रस्ट्रेशन में डाला होगा। तो आज की डेट में संबंध अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं। निशिकांत जी, एक सीट से 4 बार जीतना इज नो मीन फीट। मतलब इट्स अमेजिंग दैट समबडी कैन पुल दैट आउट, पर ऑल्सो टू बी, बिकॉज कास्ट का बहुत रहता है। यू कम फ्रॉम अ ट्राइबल एरिया, एटलीस्ट यू रिप्रेजेंट अ ट्राइबल एरिया, एंड यू आर अ ब्राह्मण फेस। ये कैसा हुआ है? हाउ डू यू इनकलकेट दैट काइंड ऑफ अलीजेंस? बिहार और झारखंड के लिए जो जिन लोगों को लगता है कि जातिवाद एक बड़ा बात है, उसके लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है रिसर्च करने के लिए। मैं जिस कास्ट को बिलोंग करता हूँ, मैं कानिकुब्ज ब्राह्मण हूँ, और मेरा जो कास्ट है कानिकुब्ज ब्राह्मण का कास्ट, वो केवल और केवल 25,000 है। टोटल वोट जो 2024 में अभी मैं चुनाव लड़कर आया हूँ, 20,37,000 वोट है। 20,37,000 वोट में मेरी जाति 25,000 है। तो हमने जो काम किया है, माननीय मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, वो किसी भी पत्रकार के लिए देखने की बात है कि आप दिल्ली में राजनीति करते हैं और आपको देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कैसे डेवलप हो जाते हैं। आज हमारे यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, एयरपोर्ट है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी रेलवे लाइन नहीं थी, रेलवे लाइन है। मेरे यहाँ 10-12 आईटीआई होंगे, 3 पॉलिटेक्निक होगा, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, 2 मेडिकल कॉलेज होगा, 3 केंद्रीय विद्यालय कौन होगा। लेंगे? हेमंत सोरेन जी लेंगे या निशिकांत दुबे जी लेंगे? ये सारी चीज़ें तो मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ। इसमें इसी वही तो बात है कि इसमें क्रेडिट जो है वो केवल और केवल मोदी जी ही ले सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा क्रेडिट नहीं ले सकता है। जिस जगह पर आप समझें कि मैं देवघर से गोड्डा जब नॉमिनेशन करने के लिए गया था, मतलब देवघर एक ज़िला है, गोड्डा एक ज़िला है और दुमका एक ज़िला है, ये तीनों मिलकर गोड्डा लोकसभा है। तो जब मैं देवघर से गोड्डा गया, 90 किलोमीटर की दूरी है, तो उसको जाने में मुझे 5.5-6 घंटे लगे। आज आप 1 घंटे में जो है धड़धड़ाते हुए देवघर से गोड्डा पहुंच जाएंगे। 4 लेन की चमचमाती हुई रोड है। तो ये सारे जो परिवर्तन हुए हैं, ये परिवर्तन वोट में कन्वर्ट हुआ है और ये लोग वोट कर रहे हैं। निशिकांत जी, टू बी an MP 4 times and then to be a prominent face in parliament, which you are, how is it? पहले तो चलिए बाकी सब छोड़िए, एक चीज़ बताइए, आप अमित शाह के बहुत खास हैं, ये कहा जाता है, सही है? इस पार्टी में कोई किसी का खास नहीं है, वो हमारे नेता हैं और जी। नेता के प्रति जो है हमारा सम्मान। आज यदि पार्टी इतनी बड़ी है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते 2014 से लेकर 2019 तक उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व के साथ जिस तरह से पार्टी को बढ़ाया, वो किसी के लिए भी जो है सम्मान का कारक होता है। तो अमित शाह जी कोई व्यक्ति के नाते मेरे सम्मानित नहीं है, अमित शाह जी ने पार्टी के लिए किया है, क्योंकि हमारी पार्टी है। आपको मतलब जो मैंने कहा उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मेरे खून में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, तो खून का रिश्ता है अमित शाह जी से। उन्होंने इस पार्टी को जिस तरह से बढ़ाया है 2014 से लेकर 19 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, तो हमारे जैसे सभी कार्यकर्ता उनको जो है सम्मान करते होंगे। तो इसीलिए अमित शाह जी से
अब खास हैं या नहीं है वो तो अमित शाह जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा सम्मानित है और हमेशा सम्मानित रहेंगे, क्योंकि आज यदि पार्टी इतनी मजबूत है तो उसमें अमित शाह जी का बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व को उन्होंने ठीक ढंग से जो है नीचे ग्रास रूट तक पहुंचाया है। तो आपको नहीं लगता कि आप उनके खास हैं? वो वही बताएंगे। ये वही बताएंगे, मतलब कौन किसका खास है। मतलब मेरे और उनके बीच में जितना जमीन आसमान का फर्क है, वो इस देश के आज यदि 2 4 5 बड़े नेता हैं तो उसमें से एक बड़े नेता हैं, तो वो तय करेंगे ना। बड़ा आदमी तय करता है कि रिश्ता जो है उनका किसके साथ कैसा है, छोटा आदमी थोड़े तय करता है। और मैं अपने आप को हमेशा कार्यकर्ता मानता हूं। कहा यह भी जाता है निशिकांत जी कि बहुत सारी चीज़ों में जब कुछ करवाना होता है अमित शाह जी निशिकांत जी को आगे कर देते हैं कि मैं जो खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो निशिकांत जी उनके इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। मैं आपको आज एक चीज क्लियर कर देता हूं, आज तक कभी भी चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे 6 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं और उसके पहले अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुझे आज तक मतलब मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं, इन तीनों ने, उसमें बीएल संतोष जी को भी जोड़ दीजिए, 4 भी जोड़ दीजिए, संगठन महामंत्री, हाँ। किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे क्या करना है और क्या बोलना है, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो जो सारा चलता रहता है सोशल मीडिया पे वो सब ऐसा इवन ही है। पार्लियामेंट में भी मुझे क्या बोलना है वो तय पार्टी जरूर तय करती है कि किस वक्त मुझे बोलना है, नहीं बोलना है, हाँ बोलना है। क्योंकि मैंने आज तक कभी पार्टी को नहीं कहा कि मुझे बुलवाइए या मुझे बोलने का मन है या मुझे इस वक्त बोलना चाहिए। जब कभी भी हुआ तो पार्टी ने इन चीजों को तय किया, और लेकिन पार्टी ने केवल कहा कि निशिकांत बोलेगा। क्या बोलेगा ये क्या नहीं बोलेगा ये निशिकांत को पार्टी ने कभी नहीं कहा। इसीलिए ये जो भ्रम है कि अमित शाह जी को कुछ करवाना होता है, पार्टी को कुछ करवाना होता है, ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है लाइफ में। निशिकांत जी, ये भ्रम सिर्फ बाहर और एमपीज में नहीं है, आपकी पार्टी में भी ये भ्रम है। बहुत सारे जो नेता हैं आपकी पार्टी के, उनमें भी ये भ्रम है। तो ये भ्रम टूटना इसीलिए चाहिए। कि वो पार्टी को नहीं समझते। जिन लोगों को भ्रम है उन्हीं को पूछना चाहिए कि कभी अमित शाह जी ने या माननीय प्रधानमंत्री जी ने या माननीय नड्डा जी ने या बीएल संतोष जी ने आपको कुछ करने के लिए कहा है, आपको कुछ बोलने के लिए कहा है? बोलने के लिए पार्टी की लाइन पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन तय करते हैं, तो वहां पार्टी भले तय करती होगी कि क्या हमारी पार्टी की लाइन है, लेकिन एक इंडिविजुअल सांसद जो कि स्पोक्स पर्सन नहीं है, पार्टी का पदाधिकारी नहीं है, उसके लिए यदि तय किया हो, यदि कोई आदमी खड़ा हो, तो फिर आप मुझे कहिए कि मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। मुझे तो कभी पार्टी ने कुछ नहीं कहा। आपकी स्पीच कौन लिखता है जो आप मेरी पार्लियामेंट स्पीच में मैं बोलते खुद हैं? कोई लिखता है हूं। आपकी कोई टीम है जो रिसर्च करती है? कोई टीम नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। इसीलिए वो इतना बड़ा, मतलब आप समझिए कि क्लोज निट रिसर्च है कि उसको कोई क्रैक नहीं कर पाता है। क्योंकि कोई रिसर्च की टीम होगी तो वो शायद किसी दूसरे के पास भी निकल सकती है। वो सारे रिसर्च मैं खुद करता हूं और पूरी स्पीच का स्क्रिप्ट राइटर मैं खुद करता हूं। तो कोई आपको मदद नहीं करता? कोई मदद नहीं करता। और मैंने कहा सरकार भी मदद नहीं करती और सरकार से भी मैं मदद नहीं लेता। पार्टी भी मदद नहीं करती, पार्टी से भी मैं मदद नहीं लेता। जब कोई कुछ बोलता ही नहीं मुझे बोलने के लिए, लेकिन मुझे कब बोलना है ये पार्टी तय करती है। मतलब मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। हाँ, पार्लियामेंट के बाहर मैं कब बोलूंगा वो मेरा अपना विवेक है, मैं खुद से तय करता हूं, उसको भी पार्टी तय नहीं करती। निशिकांत दुबे जी के पास कोई कैबिनेट पोस्ट नहीं है, पर पोर्टफोलियो है उनके पास गांधीज, सही है? क्योंकि जितनी टिप्पणी आप गांधीज पर करते हैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, एक्चुअली लगता है कि एक पूरी रिसर्च टीम बिठा रखी है आपने जो गांधीज पे पूरी रिसर्च करती है, फ्रॉम सोनिया गांधी टू राहुल गांधी टू प्रियंका गांधी। उसमें क्या है कि कुछ चीजें हैं। 2014 के पहले सोशल मीडिया नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। 95-96 के बाद ये चैनल्स आए, प्राइवेट चैनल्स आए, न्यूज़ आया, लेकिन उसकी भी एक सीमा थी। आज तो सभी 140 करोड़ लोग पत्रकार हैं। तो 2014 के पहले इस देश में क्या हुआ इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। और जब हमारी सरकार आई, माननीय मोदी जी आए 2014 के बाद, तो वो सभी चर्चा करते हैं उसके बारे में कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था।
तो मैंने अपने लिए जो है काम ढूंढ लिया पार्टी में कि 2014 के पहले क्या हुआ वो मैं प्लेटफॉर्म पर बताऊंगा, लोगों को बताऊंगा, अपने स्पीच में बताऊंगा, सोशल मीडिया पर तो बताऊंगा। आप मानते हैं आपके पोर्टफोलियो गांधीज है? तो मैंने कहा कि मैंने अपना काम ढूंढ लिया, कोई काम जी। करेंगे ना, कोई काम ढूंढ लिया। तो उस काम ढूंढने में जब 1947 से लेके 2014 तक बीच के कुछ कालखंड को छोड़कर गांधी परिवार इस देश को चलाता रहा तो किसके ऊपर क्वेश्चन होगा। दूसरा सवाल मैंने आपको यह कहा कि मेरे फादर जी। जब सैक कर दिए गए, पर ये बताइए और आपके फादर को क्यों सैक किया? वो तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में इसीलिए थे। कि मेरे मामा जेल गए ना, वो 19 महीना इमरजेंसी में तो वो जेल तो गए, वो मामा जेल प्रोफेसर गए थे, फादर तो क्यों हम सैक लोग हो साथ गए? ही रहते थे ना, अच्छा, साथ में थे। साथ ठीक है, रहते तो थे, तो हम तो इसीलिए देशद्रोही परिवार के बच्चे हो गए। अच्छा। 75 से लेके 77 तक कोई हमारे साथ खेलने को तैयार नहीं था, कबड्डी खेलने को तैयार नहीं था, पिट्टू हमारे यहाँ खेल होता है गांव का, वो खेलने को कोई तैयार नहीं था, क्योंकि हम देशद्रोही परिवार के लड़के थे। पर आपके फादर तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के नहीं, थे। लेकिन उस वक्त तो नौकरी करते थे, आइडियोलॉजी अच्छा। में से क्या होता है। तो जब सैक हो ठीक गए है। तो वो जो मैं वो गांव चुभ गया आपको। शहर से जो गांव गया, तो वो बचपन के अंदर जो वो मन में कांग्रेस के प्रति और इंदिरा गांधी और गांधी परिवार के प्रति जो है, तो ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। इसीलिए मेरा जो है बड़ा अच्छा तो टॉपिक घृणा है गांधी परिवार के लिए? घृणा नहीं है, घृणा तो बहुत ही गलत शब्द है। जो इस तरह की आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और उसमें आइडियोलॉजिकली उन्होंने इस देश के साथ, इस संविधान के साथ क्या गलत किया है, ये लोगों को बताना मेरा फर्ज बनता है और वो मैं बताते रहता हूँ। तो आपको कोई वो इसमें देयर आर नो, मतलब यू आर ओके टू एडमिट दैट हाँ मैं बोलता हूँ गांधीज पे? और गांधी पर जब मैं बोलता हूं तो कोई गलत नहीं बोलता। वो तो ये डिबेटेबल मेरा है। कॉन्फिडेंस हाँ, है। ये आप कह रहे हैं, पर वो डिबेटेबल है क्योंकि ये मेरा कॉन्फिडेंस है। या गांधी के ऐसे चेहरे जो कि अभी तक अछूते हैं, अनजाने हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, वो जानकारी देने की कोशिश करता हूं। अब वो सही है या गलत है वो जनता चूज करेगी, लेकिन मैं अपने हिसाब से वो जानकारी देता हूं। निशिकांत जी, ऐसा मतलब ऐसा चलिए एक चीज बताइए, आपके दोस्त हैं पार्लियामेंट में? मुझे प्राय लगता नहीं है आपके ज्यादा कोई दोस्त होंगे, क्योंकि बाहर से लगता है कि निशिकांत जी सबसे मतलब ऑपोजिशन जो ट्रेजरी बेंचेस में होंगे उस तरफ नहीं लगता है। उस तरफ सभी मेरे दोस्त हैं, मेरे दुश्मन कौन है? कांग्रेस के सांसद हैं उनसे बातचीत ठीक रहती है? क्योंकि आप 2 मिनट मुझे पहले मुझे लगता है कि, और मैं इसको दावे के साथ करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में शायद मैं 1 नंबर पर हूंगा सांसद के तौर पर जिसका अक्रॉस द पार्टी लाइन दोस्ती है। अच्छा बताइए, पिछली बार पार्लियामेंट कैंटीन में किस सांसद के साथ कॉफी पी थी? लास्ट बता दीजिए। पिछले बार अभी हाँ, जो जिसके साथ लास्ट कॉफी पी। कनिमोजी के साथ, सुप्रिया सूले के साथ, गौरव गोगोई के साथ, शताब्दी राय के साथ, काकोली घोष दस्तीदार के साथ, सौगत बाबू जब रहते थे तो परमानेंट उनके साथ, ओवैसी के साथ, अखिलेश यादव के साथ, धर्मेंद्र यादव के साथ, बनती है आपकी इन सबसे? डिम्पल के साथ। मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके साथ की मेरी बनती नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी के साथ कोई ऐसा आदमी नहीं है। मतलब आप नाम लीजिए, राजीव शुक्ला के नाम लीजिए आप, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके साथ की मेरी बनती नहीं है और जिसके साथ मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीता और जिसके साथ सम्मान के रिलेशन नहीं। तो सबसे बनती है आपके? सबसे बनती है। तो फिर ये इमेज कहाँ से आया आपका? ये इमेज कोई भी बना सकता है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। एक और इमेज की बात करते हैं निशिकांत दुबे जी के। आपको ऐसा क्यों लगता है कि निशिकांत दुबे जी की छवि ऐसी बनती जा रही है या एक इमेज ऐसी क्रिएट हो गई है कि वो महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते? और मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि आपने अभी जो इतने सारे नाम लिए उसमें से 80% महिलाएं हैं। बन रही है या नहीं बन रही है? किस आधार पर नहीं बनता है? सारी तो महिलाएं मेरी दोस्त हैं। वही मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आपने मतलब इतने सारे। विद इन पार्टी एंड आउटसाइड पार्टी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप किसी महिला से पूछिए, और ये मैं आपको चैलेंज देता हूं जी, आई एम चैलेंजिंग यू, हाँ, कि अब 788 एमपी में से 2-3 महिलाओं को यदि आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा आपको यदि 99% महिलाएं मेरे लिए इज्जत की बात करती हुई नहीं नजर आई, तो मैं ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा लोकसभा। जो आप 2 महिलाएं कह रहे हैं उनमें से एक महुआ मोइत्रा है? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं केवल ये कह रहा हूं कि 2-3 महिलाएं, मैंने उसमें जी 2-3 महिलाएं कही,
लेकिन उसमें मैंने कहा आपको, आप कनी मोजी से पूछिए, आप टिम्पल यादव से पूछिए, आप सुप्रिया सूले से पूछिए, आप हमारे यहाँ संगीता सिंहदेव से पूछिए, बांसुरी से पूछिए, आप किसी से पूछिए, आप अनीता से पूछिए, आप किसी से पूछिए, संगीता यादव से पूछिए, आप किसी महिला को पूछिए, यदि मालविका से पूछिए, यदि सारी महिला, अपराजिता से पूछिए, अपराजिता तो मेरी बहन, मेरी एक बहन तो पार्लियामेंट में ही है, अपराजिता सारंग भी अपराजिता सारंगी मेरी सिस्टर है, मतलब सी इज फ्रॉम मतलब भागलपुर, अच्छा, मेरी अपनी अपनी सिस्टर, मतलब अपनी रिश्तेदार है मेरी। रिश्तेदार हैं आपके, अच्छा। तो आप किसी से पूछिए। तो मतलब महिलाएं तो मुझे बहुत प्यार करती हैं, और मैं जब भाषण देने के लिए आता हूं, यदि आप देखेंगे उस वक्त पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा महिलाओं की जो है संख्या रहती है, उनको मेरा भाषण बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए किस कारण से ये आप मैं पहली बार सुन रहा हूँ इन चीज़ों को, और इसीलिए मैंने आपको चैलेंज किया कि नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि क्योंकि आपने चैलेंज किया है, तो फिर किस कारण से? क्योंकि जो काफ़ी सारी जो एमपीज़ कहते हैं कि लैंग्वेज ठीक नहीं है, नगर वधू का नाम यूज़ करना ट्वीट्स में, ये शोभा नहीं देता है मुझे एक लगता एमपी है को। कि जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं ना, हाँ जी, उनको हिंदी आती ही नहीं। नगर वधू का मतलब समझा दीजिए फिर। मैंने क्या कहा, आप उस ट्वीट को यदि होगा तो आप उसको हाँ जी, है, निकालिए, है। आप उसमें देखिए क्या है। क्या हुआ कि ट्वीट कर रही थी हाँ जी, महिलाएं, हमारे यहाँ एक एमएलए हैं, वो तुम ताम करती हैं, मतलब आप समझिए कि उम्र में भी छोटी होंगी, वो एमएलए हैं, विधायिका हैं, तुम ताम करती हैं कि तुमको हम देख लेंगे, तू क्या करता है। मैंने आज तक कभी किसी को तुम ताम नहीं किया, मैं अपने घर के नौकर को भी तुम ताम नहीं करता। और दूसरा, जिनका आपने नाम लिया, महुआ। वो मेरे बच्चों के बारे में, मेरे वाइफ के बारे में जो है उल्टे पुल्टे ट्वीट कर रही थी। मेरे पास भी ट्वीट है मेरे शादी के बारे में। आप समझिए कि 22 साल 23 साल का बच्चा हो गया, आप उस महिला के लिए कह रहे हैं कि हम अपने रिश्तेदार से शादी कर लिए और ये कर लिए, इस तरह की बातें ट्वीट कर रहे हैं। मतलब घटियापंथी की भी कोई पराकाष्ठा होती है। तो उस पर जो है सोशल मीडिया में जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने जो है उनको गाली गलौज से स्टार्ट कर दिया। तो मैंने सोचा कि ये गलत है और किसी महिला के लिए, और मैं इसलिए आपको कहूँगा कि हेमंत सोरेन जिसकी आपने जिक्र किया कि उसने मेरे 85 साल 90 साल के बूढ़े माँ पिताजी के ऊपर भी केस किया हुआ है, मेरे वाइफ के ऊपर भी केस किया हुआ है, मेरे भाई के ऊपर भी केस किया है, मेरे बच्चों के ऊपर भी इसीलिए केस मैंने किया है। पूछा था आपके रिश्ते मैं कैसे। ये कह रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने आज तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी वाइफ के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, उनके बहन के बारे में कभी कुछ नहीं कहा है। मुझे ये भी नहीं पता है कि हेमंत सोरेन जी को कितने बच्चे हैं। मतलब मैं परिवार में जाता ही नहीं, मेरा एक स्वभाव मिजाज है। तो उसमें मैंने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की संस्कृति ऐसी है कि महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, और मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग किसी प्रकार की कोई टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं करिए, क्योंकि भारत का जो इतिहास है या भारत की जो संस्कृति है, वो वैशाली के नगर वधू तक को भी सम्मान देती है। मतलब जो महिलाएं घोषित तौर पर नगर वधू हैं, जो महिलाएं घोषित तौर पर प्रोस्टिट्यूशन में है, रेड लाइट एरिया में है, उसको भी हम सम्मान देते हैं। तो जब उसको हम सम्मान देते हैं, तो ये सारी जो महिलाएं हैं, इसको भी आप सम्मान दीजिए। आप हिंदी का ट्वीट पढ़ लीजिए। तो यदि आपको हिंदी नहीं आती है तो मेरा क्या दोष है इसमें? मैंने तो अपने तरफ से जो महिलाओं को जितना सम्मान देना था उससे ज्यादा सम्मान दिया, और महिलाओं को सम्मान मैं क्या दूंगा? ये भारत की संस्कृति है। हमारे यहाँ दुर्गा, काली, शक्ति, यही तो सबसे ज्यादा पावरफुल रही है ना। तो जो 2 महिलाओं को आपने उस ट्वीट में मेंशन किया था, नहीं, मैंने आपका किसी महिला को ट्वीट नहीं, आपने महुआ मोइत्रा और एक और महिला का नाम उस ट्वीट में था। नहीं, मैंने उसमें यही बातें कही कि आप उनके बारे में कुछ मत लिखिए। तो आप कनेक्ट नहीं करना चाहिए, अब मतलब वो लोगों ने कनेक्ट कर दिया, पर आपका वो यदि इंटेंशन कहीं नहीं फुल था। स्टॉप हो गया, मैं जैसे ये कह रहा हूं कि जब आप हिंदी लिखते हैं या अंग्रेजी लिखते हैं, तो जब आप फुल स्टॉप देते हैं तो उसके बाद तो एक नया लाइन शुरू होता है ना, कि नहीं? तो आप कह रहे हैं कि आपका इंटेंशन नहीं था। नहीं, वो यही है। उनको हिंदी नहीं आती है तो मेरा इसमें क्या दोष? इसके बाद मैं आपको बताऊं, आज नहीं, मैं मैं आपको नहीं, निशिकांत जी, इट्स वेरी गुड कि आपने क्लैरिफाई किया, बिकॉज और- देयर इज अ और- होल जनरेशन जो उसको देखेगी और कहेगी कि ये तो ठीक नहीं और मैं है। आपको बताऊं कि उसके बाद मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मिला, सभी से मिला, और सबों ने मुझे कहा कि तुम वैशाली की नगर वधू किताब जो है वो सबको बांटो, क्योंकि वो पढ़ना चाहिए लोगों को।
किसने कहा आपसे? अब मैंने आपको कह दिया कि मैं अपने नेतृत्व से मिला। तभी आप अमित शाह के खास हैं। अमित शाह जी के खास हैं। नहीं, अमित शाह जी ने जिनसे नहीं नहीं कहा। मिले, उनसे नहीं मिले, जिनसे भी मिले, पर ठीक है आप ओके। बट इट्स गुड दैट यू हैव सेड दैट देयर वाज नो कनेक्शन। कोई कनेक्शन हो भी नहीं सकता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यदि महिलाओं का आप सम्मान नहीं करेंगे, आज यदि मेरे पास ये नाम है, फेम है, यदि मैं सांसद हूं, तो यदि मैं नारी का नहीं सम्मान करूंगा तो होगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। ये मुझे धर्म यही सिखाता है। मेरे माँ पिताजी धर्म, वेद, शास्त्र, सामवेद, ऋग्वेद, सबों ने ये, अथर्ववेद, सब ने यही बताया है। इसीलिए मुझे किसी के प्रीच की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि मुझे किसका सम्मान करना है। Fair point. Thank you for addressing it also. But Nishikant ji, चलिए let's come on a slightly lighter note. You're interested in sports. आप sports खेलते हैं? और मैं इस फिटनेस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है देवधर ट्रॉफी जो है क्रिकेट में, मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट भी करता रहा, मैं खेलता रहा क्रिकेट। और मैं क्रिकेट में मेरी एक टीम थी प्रज्ञा स्पोर्टिंग क्लब भागलपुर में जो है, जिसका मैं कैप्टन रहा 15 साल तक लगातार कैप्टन रहा। और मैं यूनिवर्सिटी का देवधर ट्रॉफी होता है जो यूनिवर्सिटी की ट्रॉफी होती है, तो उसमें भी मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलता रहा। विच इज़ इंटरेस्टिंग कि आप ये बोल रहे हैं, क्योंकि और यहाँ भी आप यदि घर पर देखेंगे तो जी। पैडल कोर्ट और पिकल बॉल कोर्ट, ये दोनों जो है मैंने पर्सनली बनाया है। और शाम में जब भी मुझे समय मिलता है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात में, तो मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, मतलब बच्चे भी आ गए हैं, तो हम चारों जो है वो कम से कम 45 मिनट 1 घंटे जरूर खेलते हैं। आपने क्रिकेट की बात की, आप कहते हैं ओवैसी जी आपके दोस्त हैं, तो उस पर तो बातचीत होती होगी। ओवैसी जी खुद अपने आप को उन्होंने मैच खेला था जिसमें वेंकटेश्वर प्रसाद को हरा दिया था, उन्होंने हमें बताया था ऑन आवर पॉडकास्ट। बातचीत होती है उस पर? ओवैसी जी से सभी विषय पर बातचीत होती है, उमर अब्दुल्ला से सभी विषय पर बातचीत होती है। वो आपको बोलते नहीं है कि आप बिना बात में मुसलमानों को क्यों गाली देते रहते हैं? ऐसा कभी नहीं कहा। नहीं कहा कभी उन्होंने। मेरे और उनके बीच में जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, नदी के दो किनारे की तरह। ना उनकी आइडियोलॉजी मेरे दिमाग में आ सकती है, ना मेरी आइडियोलॉजी उनके दिमाग में आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है वो सम्मान रहेगा। और उसमें सम्मान का लेवल ये है कि जब भी व्यक्तिगत कोई समस्या होगी तो मुझे लगता है कि यदि इस देश में 10-20 आदमी मेरे साथ खड़े हुए नजर आएंगे तो उसमें एक ओवैसी और उमर अब्दुल्ला जैसे लोग भी खड़े नजर आएंगे। ओवैसी जी इस पे कहेंगे, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट पे आए थे कि देखिए आई एम सेक्युलर, आई एम डेमोक्रेटिक, तो मैं ज़रूर खड़ा रहूँगा। मुझे नहीं पता अगर आप उनके लिए खड़े रहेंगे, क्या वाइसा वर्सा भी होगा? आपको मैं बताऊं कि तेलंगाना का जब चुनाव था, हाँ जी, तो उन्होंने आप ही के चैनल पे आज तक पर जो है लाइव कार्यक्रम में कहा कि किस सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मेरे ऊपर गोली चल गई उत्तर प्रदेश में। पहला आदमी जिसने मुझे फ़ोन किया और पार्लियामेंट आने के बाद जो गले लगा और पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, वो कोई यूपीए का आदमी नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का कट्टर आदमी निशिकांत दुबे था। तो आप खड़े रहेंगे जो 100%। यदि उनके साथ व्यक्तिगत कोई भी समस्या हो जाएगी तो कोई खड़ा हो ना हो, निशिकांत दुबे जरूर खड़ा मिले। दोस्त मानते हैं उन्हें 100%। वापस पार्लियामेंट में आते हैं निशिकांत दुबे जी। दूसरी चीज़ है कि मतलब चलिए पोर्टफोलियोज गांधी है और पार्लियामेंट में कहा जाता है जो बेटर इन चीफ, अंग्रेजी में एक शब्द है बेटर इन चीफ, अगर कोई है राहुल गांधी के, वो निशिकांत दुबे जी हैं। चाहे इन पार्लियामेंट, इन स्पीचेस हमेशा उनको खदेड़ते हैं, बाहर वेदर इट्स ट्वीट्स, वेदर इट्स टिप्पणी, डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, ही इज ऑलवेज ऑन टारगेट। मैंने आपको कहा ना कि जनता के बीच में असली चेहरा ले जाना, मैं सोचता हूं कि ये मेरा एक काम है। मैं सांसद हूं गोड्डा का, गोड्डा की जनता मुझे वोट देती है, लेकिन मैं इस देश के प्रति भी मेरी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये संसद जो है वो देश के प्रति कानून बनाती है। तो इस देश में किस प्रकार के तत्व और किस तरह के नेता एक्टिव हैं और वो क्या कर रहे हैं, ये लोगों को बताना अपने आँखों से, अपनी आँखों से, ये मेरा फर्ज है और मैं वो फर्ज निभाता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर हैं वो देखते होंगे और बहुत इंट्रीग होता है, हम जर्नलिस्ट को ही बहुत होता है, क्योंकि हम तो अपने स्टूडियोज़ में या बाहर पार्लियामेंट में जब देखते हैं तो कभी मतलब मिलते हैं राहुल गांधी से, अगर पास हो जाए एक्नॉलेजमेंट होती है, हेलो हाय कुछ होता है? सबसे होती है।
उनसे भी होता है। कल भी उपराष्ट्रपति का प्रियंका गांधी बिल्कुल आपके पीछे खड़ी हुई थी। कल उपराष्ट्रपति का चुनाव था, तो आप जी। प्रियंका जी से पूछेंगे कभी, हाँ, तो 1 घंटा हम लोग खड़े थे लाइन में, बात हुई। और 1 घंटा जो है मैं सबको हंसाते रहा, उसमें प्रियंका गांधी जी को भी हंसाते रहा। प्रियंका गांधी जी जब फाइनली वोट डालने के लिए जा रही थी तो ठीक मेरे पीछे थी, हाँ, वो तो उन्होंने visual पूछा था। कि आपका क्या है, तो मैंने कहा कि हमारा और आपका टेबल एक ही है, 4। लगता है कि ज़िंदगी भर जो है हमारे और आपके इसी तरह से संबंध चलते रहे। तो उन्होंने कहा कि तब तो बड़ा परेशानी होगा। उन्होंने भी हंस कर कहा, मैंने भी हंस कर कहा। तो 1 घंटे जो है आप एक तरह से समझिए कि मैं पूरे सांसदों को जो है वो फील ही नहीं होने दिया कि वो 1 घंटे लाइन में खड़े। तो उसमें प्रियंका गांधी जी को भी मैं हंसाता रहा, और प्रियंका गांधी जी किसी को नमस्ते करें ना करें, पार्लियामेंट में मुझे नमस्ते जरूर करती हैं, और मैं क्यों? उस नमस्ते का जवाब जरूर देता हूँ। जब वो सीट पर बैठती हैं तो मेरा और सीट और उनका सरकास्टिकली करती हैं या एक्चुअली करती हैं? नहीं नहीं, जैसे कल भी था, तो यदि मुझे ध्यान में आया कि प्रियंका जी हैं तो मैंने ऐसे हाथ हिलाया, तो उन्होंने भी ऐसे हाथ हिलाया। तो हमारे इस तरह के संबंध है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो बातें कही हैं, वो बातें मैं फिर आपको बता रहा हूँ, और आप मेरे स्पीच को देख लीजिएगा अभी, कि एक दिन जब राहुल गांधी जी ने कहा कि ओम बिरला जी जो है एकदम झुक के मिले प्रधानमंत्री जी से, और जब स्पीकर पर कह रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि यदि वो पैर छू के प्रणाम भी करते तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मोदी जी उम्र में बड़े हैं। अभिवादन शीलस्य और नित्यं वृद्धा पसेविने चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम, ये हमारा वेद कहता है। और मैंने उनको कहानी सुनाई कि जब पार्लियामेंट का आखिरी दिन था, तो सोनिया जी की तबीयत खराब हो गई थी, और लोकसभा का, तो मैं बाहर गाड़ी पकड़ने के लिए खड़ा था। हम लोग सभी चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे थे 2024 में। तो सोनिया जी जो है, उनको एक आदमी पकड़ते हुए आया, सोनिया जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि, मैंने कहा कि आपकी तबीयत कैसी है, मतलब, तो कहा तबीयत तो ठीक है, लेकिन निशिकांत ये मेरा आखिरी है और अब मैं दूसरे हाउस में जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे आदमी को जो है हाउस में लौट कर आना चाहिए। तो मैंने कहा कि हम उसके हैं, उस वक्त जो सोनिया जी का व्यवहार विचार था वो माँ की तरह का विचार था, कि उनको लगता था कि मेरे बेटे की उम्र का आदमी है और ठीक ठाक मेहनत करता है, ठीक है हमको गाली देता है, लेकिन एक मुद्दे पर गाली देता है, कोई व्यक्तिगत चीज़ें नहीं करता है। तो उन्होंने ये बातें कही, तो ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने कहा। तो इसलिए आप जब कहते हैं ना कि संबंध किसके साथ कैसे हैं, तो मुझे खुद ही आश्चर्य लगता है कि मेरे तो सबके साथ संबंध है। मैं क्योंकि जो परसेप्शन आपका बाहर है, दो इमेज आपकी बाहर है, बहुत एक चीज़ बहुत अच्छी है निशिकांत दुबे जी, जो बहुत सारे लोग नहीं करते। यू टेक एवरी क्वेश्चन ऑन द चिन, मतलब आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं जैसे आपको ठीक लगता है, और आप अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, विच इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे चीज़ें नहीं करते हैं। पर आपने बात किया मोदी जी की, आपको लगता है 2029 लगता है कि आपने बहुत बार बोला भी है कि ये चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जो अगला उनके चुनाव। अलावा नेतृत्व किसका होगा? आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपने बोला है कि दुनिया नहीं। पार्टी को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। यही वास्तविकता है। मैंने जैसे कहा ना कि मैं तो 2009 में भी चुनाव जीत कर आया, हम्म, लेकिन मैं 2009 में किस तरह से जीत कर आया मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन जब मोदी जी आ गए तो वही 1,90,000 वोट 3,80,000 में चला गया 2014 में, और 2019 में ये 6,40,000 पर चला गया। इस बार 7 लाख से ऊपर वोट चला गया। तो मोदी जी हैं तो हम कंफर्टेबली जीत कर आ रहे हैं। मोदी जी हैं जिसके कारण जो है हम ये सोच पा रहे हैं कि हम जो है मेजोरिटी से ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना सकती है। एनडीए के साथ जो है हम 350, 400, 500 सीट जीत सकते हैं। ऐसे मुझे नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई नेतृत्व है। और इस देश में कई एक उदाहरण है, चाहे चौधरी चरण सिंह साहब हों, चाहे के गुजराल साहब हों, चाहे मोरारजी देसाई साहब हों, सभी जो है जब तक भगवान ने उनको हाथ पैर दिया तब तक वो प्रधानमंत्री बने हैं इस देश में। पर निशिकांत जी, आपको योगी आदित्यनाथ जी से क्या दिक्कत है? किसी से नहीं। योगी आदित्यनाथ जी तो मेरे पड़ोसी थे ना। मैं 18 नंबर गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में रहता था, 19 नंबर में योगी आदित्यनाथ रहते थे। जब जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने तो उस दिन जो है उनके घर को जो है सजाया ही हमने, हम ही ने जो है पूरे गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में पटाखा छोड़ा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक मोदी जी हैं, मोदी जी के बाद ही ना कोई बात होगी। अभी इस पर चर्चा किस बात की है? नहीं, क्योंकि मैं तो चर्चा ही नहीं कर रही, मैं तो आपसे पूछ नहीं, रही मैं हूँ। ये कह रहा हूं कि अभी केवल मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी की आवश्यकता है, आइडियोलॉजी को माननीय मोदी जी की आवश्यकता है, और 2047 में यदि विकसित भारत बनना है उसके लिए देश को
मोदी जी की आवश्यकता है। उससे बढ़िया नेतृत्व जो है पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो जो नेतृत्व हमारे पास है हम उसी की चर्चा करें। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, इसलिए मैं किसी व्यक्ति पर पढ़ना ही नहीं चाहता। मैंने आपको अपने और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बता दिया कि मैं 18 नंबर गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में रहा और 19 नंबर में वो रहे। वो हमारे 7-8 साल तक जो है हम दोनों पड़ोसी रहे। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपने बोला था 20-25 साल तक योगी जी के लिए दिल्ली के दरवाजे बंद नहीं, हैं। मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अभी जो है 2025 में हम बात कर रहे हैं, 2029 में मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, 2034 तक जो है वो प्रधानमंत्री हैं। 2034 में भी यदि उनकी उम्र ठीक रहेगी तो फिर जो है हम लोग सभी उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ें। तो मैंने जो है 2040 तक का बात कर दिया, तो 2040 तक का बात किया तो 20 साल तो ऐसे ही है ना। तो जब माननीय मोदी जी, मेरा केवल ये, मेरा किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, माननीय मोदी जी को भगवान स्वस्थ बनाए रखें, जी, माननीय मोदी जी हमारा नेतृत्व करते रहें। माननीय मोदी जी जब लगेगा, उनको खुद से जब लगेगा कि नहीं अब दूसरा नेतृत्व आना चाहिए, उसके बाद किसी नेतृत्व की चर्चा होगी। मैं आपको बताती हूँ मैंने सवाल क्यों पूछा, क्योंकि स्पेक्यूलेशन है निशिकांत जी अमित शाह जी के कैंप में हैं, तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी को बोल रहे हैं कि आप यूपी में ही रहिए। नहीं नहीं, मैं मेरा स्पेक्यूलेशन बता रही हूँ। मतलब अमित शाह जी का इससे क्या लेना देना है। जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा और जिसके लिए कंट्रोवर्सी हुई, आप देखिए कि इस देश में कई एक भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जो कि अब शिवराज सिंह चौहान, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? यदि हेमंत विश्व शर्मा जो कि 99.9% है कि अभी चुनाव जीत कर आ जाते हैं, क्या कहेंगे? पुष्कर सिंह धामी साहब जो है दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बनकर आए, उनको क्या करेंगे? तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की कमी नहीं है, इसको लोग गलत ढंग से जो है कर रहे हैं। मेरा केवल एक सिंगल पॉइंट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी की आवश्यकता है, इस भारत को माननीय मोदी जी की आवश्यकता है। माननीय मोदी जी जब तक स्वस्थ रहेंगे तब तक हम चाहेंगे, पैर पकड़कर चाहेंगे कि आप भारत का नेतृत्व करते रहिए, पार्टी का नेतृत्व करते रहिए। मोदी जी जब हटेंगे उसके बाद तय कर लेंगे, अभी तय करने की कौन सी बात। मैं कह रहा हूं कि गडकरी जी भी तो नागपुर से ही आए ना। हाँ। उस वक्त तो कोई नेशनल एग्जीक्यूटिव में नहीं थे। या योगी जी भी जब मुख्यमंत्री बनने के लिए गए, उनके नाम पर तो पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। उस वक्त वो नेशनल एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर नहीं थे। हाँ, पहली 2017 में हाँ। नेशनल एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर नहीं थे, केंद्र में मंत्री भी नहीं थे। पार्टी को लगा कि वो अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, पार्टी ने उनको बैठा दिया। तो जब पार्टी को लगेगा कि मोदी जी के बाद कौन है, तो पार्टी तय कर लेगी। निशिकांत जी, आप 4 टाइम्स एमपी रह चुके हैं, ऐसा क्यों है कि अभी तक आप को एक कैबिनेट रैंक नहीं दिया गया है? यू आर अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर, हमेशा सबसे, मतलब अगर बीजेपी के लीडर्स हैं पार्लियामेंट में, बाहर, वेरी प्रोमिनेंट। देखिए, हमारे नेतृत्व को पता है कि किसको क्या जिम्मेवारी देनी है, तो मेरी जिम्मेवारी निर्धारित है। और मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए कोई लालायित होगा, वो परेशान होगा, जो क्वेश्चन आपने पूछा उसका जो है उसके पास कोई दूसरे तरह के जवाब होंगे, वो दुखी होगा। इस पार्लियामेंट में सबसे खुश आदमी कौन है? आप बताइए, बी इंटरेस्टिंग। सबसे खुश आदमी निशिकांत दुबे है। खुश आदमी इसीलिए है कि पार्टी जो उसको जिम्मेवारी देती है, जो दे रही है, शायद वो किसी को नहीं दी है। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। नया पार्लियामेंट बना जी, और नए पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि भारत के इतिहास में जो कुछ ऐतिहासिक बिल पास हुए, उसमें एक बिल जो है महिला रिजर्वेशन का, या वो पहले पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। मेरे बच्चे उस वक्त पढ़ते थे बाहर, तो मेरी वाइफ बाहर थी, तो मैंने कहा कि ये आज नए पार्लियामेंट में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ ना कुछ रोज बोलते हो, तो आज प्रयास करना कि कुछ बोलना। तो मैंने कहा कि क्या बोलूँगा, महिला रिजर्वेशन का बिल है, जाकर हाथ खड़ा होकर पास कर देना है, क्योंकि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, महिलाएं बोलेंगी। मैं पार्लियामेंट जनरली 10:50 पर पहुंच जाता हूं, और जब तक पार्लियामेंट बंद नहीं होता है तब तक मैं वहां से नहीं निकलता हूं। पार्लियामेंट जब चलता है तो मेरा खाना पीना सोना सब पार्लियामेंट में होता है। मैं एक आदमी हूं जो छोड़ता ही नहीं पार्लियामेंट। तो आपकी भी अटेंडेंस काफ़ी अच्छी है पार्लियामेंट? 100% है। 100% है, और 100% ही नहीं है। यदि रात 12-1 बजे तक भी पार्लियामेंट होगा तो आखिरी आदमी जो पार्लियामेंट से निकलता हुआ नजर आएगा वो निशिकांत दुबे है। मतलब
ये कितने लोगों को पता है नहीं पता है, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड ये बातें कर रहा हूं। लेकिन मेरे नेतृत्व को पता है, लोकसभा के स्पीकर को पता है, जो मतलब देखते हैं। तो मैं उस दिन 5 मिनट लेट से 10:55 पर पहुंचा। तो 10:55 पर जैसे ही मैं घुसने लगा, वैसे ही अनुराग सिंह ठाकुर उस वक्त I&B मिनिस्टर थे, उनका फ़ोन आया कि सोनिया जी बोलने वाली हैं महिला रिजर्वेशन बिल पर, और इसके बाद आपको बोलना है। मैंने कहा क्या बात करें, ना मेरे पास कागज है ना तैयारी है, मैं क्या बोलूँगा महिला रिजर्वेशन बिल पर। कहा मुझे नहीं पता, अभी तय हुआ है। मुझे लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ बैठते हैं ये लोग 10:30 बजे से, वहाँ तय किया होगा, पीएम साहब की सहमति होगी, पीएम साहब ने कहा होगा कि सोनिया जी के बाद निशिकांत को बुलवाओ। मैं अंदर घुसा। आपको पर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी और आप अपनी स्टोरी सुनाएगा, क्योंकि गांधी आपके पोर्टफोलियो में है, इसीलिए आपको बाद में बोला। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको लगता था मजाक कि कर रहे सोनिया हैं जी सर। बोलेंगे Of तो course, मैं मतलब मजाक बिल कर पर, रही हूँ। मैं आपको बताऊं, जब मैं बिल पर बोलता हूं तो मैं कभी गांधी फैमिली पर बोलता। जब मैं आपको भाषण देता हुआ नजर आऊंगा किसी चीज पर, तो गांधी फैमिली पर बोलता हुआ नजर आऊंगा, 193 का डिस्कशन हो रहा होगा या कोई स्पेशल मेंशन हो रहा होगा। जब मैं बिल पर बात Declassified करता हुआ तो documents, मैं हाँ। ये बात नहीं करता। मतलब मैं पार्लियामेंट का कभी मिसयूज नहीं करता, नेवर। 0 आवर में कुछ बोलता हुआ नजर आता हूँगा, वो अलग चीज़ें है। तो मैं घुसा, तब तक माननीय गृह मंत्री जी मुझे सामने दिखाई दिए। मैं पार्लियामेंट के अंदर पहली बार घुसा था, नया पार्लियामेंट भी था, कहाँ बैठना है कोई पता ही नहीं। तो कहा कि तुमको बोलना है। तो मैंने कहा वही तो मैं बोलने के लिए आया कि कोई विषय। कहा मुझे नहीं पता क्या बोलना है, नहीं बोलना है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, लेकिन बोलना तुम्ही को है। और आपको ध्यान हो कि उसके बाद जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो कांग्रेस ने जो है क्वेश्चन उठाया कि महिला रिजर्वेशन बिल पर जो है पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास जो है कोई आदमी नहीं है जो निशिकांत दुबे बोल रहा है। सोनिया जी के बोलने के बाद जब मैं खड़ा हुआ, आप उस वीडियो को निकाल लीजिएगा, क्लिप को निकाल लीजिएगा, तो उसमें माननीय गृह मंत्री जी खड़े हुए कि भाई हमने तय कर दिया है कि निशिकांत बोलेगा, क्या पुरुष नहीं बोल सकता है महिला के लिए? ये कौन सा नियम है कि पुरुष जो है महिला के लिए नहीं बोलेगा? पुरुष महिला को देना चाहते, मतलब उसको भी खुशी है। तो इस तरह का हुआ। तो मैं आपको बताऊं कि जीवन में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और होता है। तो ये मेरे लाइफ में ये हुआ। तो ये उदाहरण है। निशिकांत जी, आपको थोड़ा अटक गया है ना जब मैंने आपसे पूछा था कि आपकी जो इमेज ऐसी क्यों बन रही है कि आप महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते? थोड़ा तो आपको वो लगा है, तभी आपने बोला है। नहीं, लेकिन आप देखा महिला रिजर्वेशन पर जो है मैंने तो बिकॉज हाँ, तो फिर अब मैं आपसे, तो कैबिनेट का आपने बोला ना कि नहीं आपको नहीं, जो मैं वो- वही हाँ, कह रहा हूँ कि जब मैं वो बोला, तो आप ये समझिए कि पार्टी ने आपको कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। हम जिस बात पर थे, मैं जो आपको कह रहा था कि कोई ऐसा बिल नहीं है, साधन नहीं है, पार्टी के व्यूज़ को रखने का कोई ऐसा स्थान नहीं है। जब पार्लियामेंट की बात होती है तो पार्टी आपको जो है आगे नहीं करती। ये पार्टी का समय है, व्यक्ति का समय नहीं है। निशिकांत दुबे से ज़्यादा तेज तर्रार और जानकार लोग उस पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। इसका कई एक उदाहरण मेरे पास है। लेकिन पार्टी ने जो मुझे सम्मान दिया, शायद मैं आपको कह रहा हूँ कि आज तक पार्टी ने किसी को इस तरह का सम्मान नहीं दिया। जब इतना सम्मान आपको मिला है तो आप पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए परेशान क्यों हो गए भाई? आप भी तो वही काम कर रहे हो। आपको एक कमेटी का चेयरमैन बना के रखा है। आज ही आप समझिए पूरा सोशल मीडिया और चारा चैनल जो है उसमें है कि जो फेक न्यूज़ आते हैं उसके लिए जो है मैंने कानून बनाने के लिए जो एक रिकमेंडेशन किया है, जिसमें कि कंसेंसस है, सारी पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर कल ड्राफ्ट रिपोर्ट को जो एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह के काम जब आप करते हो, अभी ऑनलाइन गेमिंग जो है आप ही के डिपार्टमेंट का, आप जिस कमेटी के चेयरमैन हो, जिसके लिए कि इतना बड़ा काम हुआ, जो युवाएं आत्महत्या कर रही थी, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, किसान सभी जो है ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद कर रहे थे, इतना बड़ा लेजिस्लेशन बिल आ गया। अभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्ट को जो है चेंज करने, मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया बनाने की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर पा रहे हो और चलता है, पार्टी आपको इस तरह से रेस्पेक्ट दे रही है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया काम जो है पार्टी आपको दे सकती है। पार्टी नेतृत्व ने मुझे इस लायक समझा है और मुझे खुशी है इस बात की कि पार्टी इन चीज़ों को समझती है। आपको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी निशिकांत जी, झारखंड इलेक्शन में आपने एक बहुत बड़ा रोल निभाया, पर क्या हुआ कि बीजेपी वो चुनाव नहीं जीत पाई, और एक और उसमें
मतलब एक क्रिटिक मान लीजिए, पर बहुत लोगों ने नोटिस किया है उस चुनाव में कि बहुत ही पोलराइजिंग चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। जो आपकी एड्स थी डेमोग्राफी को लेके, घुसपैठियों को लेकर, बहुत कहते हैं एंटी मुस्लिम कैंपेन लड़ा गया उस वक्त, और वो फेल भी हुआ। अब फेल और पास से राजनीति नहीं चलती, आइडियोलॉजी नहीं चलती, वास्तविकता नहीं चल सकती। हमारे यहाँ 1951 की जनगणना में 45% आदिवासी थे। 2011 की जनगणना के बाद वो 26-27%, और जब अभी जनगणना होगी 2025-26 में तो शायद वो 20-22% पर होगी। हम दलित की बात करते हैं, हरिजन की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति महिला की बात करते हैं। कोई चिंतित नहीं है कि ये 23-24% आदिवासी गए कहाँ। मुसलमान 9% थे 1951 की जनगणना के हिसाब से। विस्थापन है, पलायन है, कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, वो दिल्ली बम्बई कलकत्ता नहीं है, बेंगलोर नहीं है, और वहाँ जो है मुसलमान 26%। अभी जनगणना जब होगी तो शायद वो 28-29% पर। वो सभी बांग्लादेशी घुसपैठी। आदिवासियों को बचाइएगा कि नहीं बचाइएगा? वोट छोड़ दीजिए, वोट की राजनीति तो होती रहेगी। और यही माननीय पर आदिवासियों ने तो वोट नहीं दिया अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी यही बात कर, आदिवासियों की संख्या ये घट गई, वो क्या वोट देंगे? पर उनका वोट नहीं पड़ा। नहीं, आप ये समझिए, ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं हम तो जो पोल स्टडीज मैं ये कह रहा हूं कि जब 28-29% जो है मुसलमान हो गए, बांग्लादेशी घुसपैठिए हो गए, तो वो उनको वोट कर रहे हैं, खुलकर वोट कर रहे हैं। तो ये मुद्दा है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी भी उठाया। लाल किले से भी कहा उन्होंने बातें, बिहार जाकर भी ये बातें कहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुद्दा है। जहां तक मेरे लिए जिम्मेवारी की बात है, मुझे जिम्मेवारी केवल मैं जिस क्षेत्र का सांसद हूं उसके अलावा मेरे पास झारखंड की कोई जिम्मेवारी नहीं। मतलब मैं आपको ये बात कर रहा हूं, ये भी कंफ्यूजन लोगों को खत्म होना चाहिए। मैं चुनाव समिति का सदस्य नहीं हूं, मैं कोर कमेटी का सदस्य नहीं हूं, ना मैं टिकट बंटवारे में कहीं हूं, ना किसी चीज़ों में हूं। पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बनाया उसको जिताने की हमने जीतोड़ कोशिश की, जीतोड़ मेहनत की। लेकिन जो तत्व हैं, जो नेपाल में जिस तरह के तत्व एक्टिव हैं, जिसने बांग्लादेश में जिस तरह के लोगों ने इस तरह के किया, वो इसी तरह के तत्व जो है समय समय पर एक्टिव रहते हैं। वो झारखंड में ज़्यादा एक्टिव थे, उनकी नैरेटिव ज़्यादा चली। लेकिन हमारे लिए आज भी डेमोग्राफी चेंज एक बड़ा मुद्दा है। अभी से लेकर दिसंबर तक हम पदयात्रा स्टार्ट करेंगे इस डेमोग्राफी चेंज के खिलाफ, पाकुड़ से पूरी पार्टी के साथ करेंगे, और इसको 4 साल तक पूरे झारखंड में चलाएंगे। हम चुनाव जीतें चुनाव हारें, हमारे लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर निशिकांत जी, क्योंकि जो पोस्ट पोल स्टडीज़ हैं, हम वही डेटा है, अब उसी पे जाना पड़ेगा। उसके हिसाब से जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने वोट नहीं किया बीजेपी को, मेजॉरिटी हैज़ गॉन टू जेएमएम। पर द सेकंड थिंग ऑल्सो, थोड़ा आपको खुद लगता है कि, और मतलब इतना डिविजिव कैंपेन नहीं रन करना चाहिए था? एक ऐड थी आपको, अगर आपको याद है उस वक्त। नहीं, ये कैंपेन रन करना चाहिए था, और इससे ज़्यादा एग्रेसिव रन करना चाहिए, इससे ज़्यादा अग्रेसिव करना। दूसरा मैं बताऊं कि जिन लोगों को ये लगता है कि ऐसा है, वो गलतफहमी के शिकार हैं। पिछली बार जब हेमंत सोरेन जी हमारे यहाँ से चुनाव जीते थे, तो हमारे कैंडिडेट को वोट आया था 30,000। मतलब आप अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं? मैं हेमंत सोरेन जी जहाँ से विधायक, हाँ, वो पूरा का पूरा आज तक भारतीय जनता पार्टी वहाँ से या जनसंघ कभी जीती नहीं है 1952 से, परहेट जहाँ से वो विधायक हैं। तो आप ये समझें कि उस वक्त 30,000 वोट आया था मुझे 2019 में। आज जब वो चुनाव जीते हैं तो हमारे कैंडिडेट को 65,000 वोट आया। तो यदि आदिवासी ने वोट नहीं दिया, वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन जो है उनको कन्फ्यूजन होगा, हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमको सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के वोट मिलते हैं। हमको बांग्लादेशी का वोट नहीं चाहिए, इसीलिए बांग्लादेशी हमको वोट नहीं देते हैं, और नहीं देते हैं तो आपको खुशी है कि बांग्लादेशी का वोट अपने को नहीं चाहिए। निशिकांत जी, आपने बोला कि जो असामाजिक तत्व और द फॉरेन हैंड दैट यू स्पीक ऑफ, जो नेपाल में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हुआ, जो पहले श्रीलंका में हुआ, उसका एक रोल था झारखंड इलेक्शन में। आपने निश्चित तौर पर
जो नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं, जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जिनको देश में अनार्की चाहिए, जो गृह युद्ध चाहते हैं, वो इसी तरह की घटना करते हैं। उनका एक बड़ा रोल था झारखंड चुनाव। आपने ये भी बोला है कि जो राहुल गांधी हैं, जो नेपाल में हो रहा है अभी, जो पहले बांग्लादेश में हुआ, उसके पहले श्रीलंका में हुआ, वो भारत में भी वही चाहते हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप ये समझिए कि बांग्लादेश में क्या हुआ, यही हुआ ना कि वोट चोरी हुई, इलेक्शन कमीशन ने जो है रिगिंग की। आपको वो पैटर्न नहीं नजर आ रहा है? महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्र सरकार ज्यादा इंपॉर्टेंट कि राज्य सरकार ज्यादा इंपॉर्टेंट? आप आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। उसी महाराष्ट्र में आपने बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराया लोकसभा चुनाव में, उसी ईवीएम से हराया। तो आप कह रहे हैं जो ये वोट चोरी और वोट फ्रॉड की बात राहुल गांधी कह रहे ये हैं, सब सोरोस फाउंडेशन के इशारे पर वो कर रहे हैं। वो वैसी ताकतें जो आप देख लीजिए ना, नेपाल में तो- भी वोट चोरी का ही सवाल हुआ। दूसरा बात आप नेपाल में वोट चोरी का सवाल कहाँ यही है? साहब जो बालेन शाह जो चुनाव जीता 2022 से काठमांडू ये मेयर मामला वाला, चल रहा हाँ। है, उस वक्त भी यही बात हुआ ना कि हम तो किसी तरह से जीत गए, नहीं तो आपने हमको हराने की कोशिश की। वो इंडिपेंडेंट था बालेन शाह, मतलब 2022 से जो आंदोलन चला और उसके बाद जो माहौल बना, वो तो पूरा उसके मतलब बाद करप्शन, उसने करप्शन को एक इशू करप्शन, बना- अनएम्प्लॉयमेंट, उसको इशू बना लिया। लेकिन पहला इशू जो है काठमांडू में वोट चोरी से ही शुरू हुआ वो तो 2022 रिजेंटमेंट ऑफ पॉलिटिशियंस ऑफ द वे दे हैव बीन लिविंग, करप्शन। ने पहला जो बालेन Graft. शाह जीता, अच्छा, बालेन शाह ने जो अपना चुनाव का कैंपेन जेएनजेड जो स्टार्ट किया, उसके पीछे रीजन वही था। 2022 में वो चुनाव जब जीता तो इसी के आधार पर चुनाव जीता और उसने उसको आगे बढ़ाया। पर वो तो एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं, मतलब Popular जेन leader- जी के साथ में एक रैपर रहे हैं, तो उनका तो मतलब अलग ही वो रीच था। नहीं 2022 में जब काठमांडू का वो मेयर हुआ, हाँ, हाँ। तो उसने वोट चोरी ही बड़ा विषय बनाया कि रिगिंग होती है, रिगिंग होती है, रिगिंग होती है। हम्म। इस बार अपने को वोट रिग रोकना है, वोट रिगिंग तो आप रोकना कह रहे है। हैं उसकी वजह से अभी जो तो लिंक है, तो जब उसी का नेता बना तो उस नेता ने इन चीजों को फिर करप्शन में आगे बढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट पे आगे बढ़ाया। आज क्या हो रहा है? आप अग्निवीर के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो, आप करप्शन के ऊपर जो है खुद करप्ट लोगों के साथ घूम रहे हो, उसके बाद जो है तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव तक आप जब घूमते हो तो क्या काम कर रहे हो आप? तो आप जो है बांग्लादेश और नेपाल बनाने की जब कोशिश करते हो तो मैंने वही बातें कही है, उसमें कोई गलत नहीं कहा है कि जो राहुल गांधी जी जो एजेंडा को सेट करते हैं, जैसे जातिगत जनगणना, यदि आपको ध्यान हो तो सोरोस फाउंडेशन का आदमी था, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में 2021 के पहले कांग्रेस के एजेंडा में थे ही नहीं, वो उसके खिलाफ थे। पर निशिकांत जी, आप तो हमेशा कहते हैं कि कौन सुनता है राहुल गांधी की, तो अगर वो वोट चोरी वोट फ्रॉड बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर देंगे इंडिया में जो नेपाल में हो रही है, तो मतलब उनका तो फिर प्रभाव है। अब मैं आप ही से पूछता हूं, मैंने आपके शो में आके ऑन रिकॉर्ड याद बातें कही कि इस पार्लियामेंट में 100% महिलाओं में से 2-3 को छोड़कर सारी महिलाएं के साथ मेरे संबंध हैं और वो मेरी रेस्पेक्ट करते हैं। मैंने आपको एक लोडेड स्टेटमेंट दिया, हाँ। कि मेरी वो रेस्पेक्ट करते हैं, मेरी बातों पर वो भरोसा करते हैं। लेकिन आपने एक ट्वीट के इशारे पर, जो ट्वीट हिंदी जो नहीं पढ़ते हैं उनको हिंदी जिनको समझ में नहीं आती है, उन्होंने जो एक हमारा अंग्रेजी चैनल यानी है। जो उन्होंने इंडिया नैरेटिव टुडे बना दिया, जी, उस नैरेटिव के आधार पर आपने मुझसे Fair प्रश्न पूछा हम्म, कि मेरी इमेज जो है वो महिला विरोधी है। आपने उसी नैरेटिव के आधार पर मुझे पूछा। सही कह रहे हैं आप, हाँ सही कह रहे हैं। तो उसको यदि कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, लेकिन वो जो नैरेटिव बन रहा है, अच्छा, उस नैरेटिव के आधार पर जो देश में होना है उसके बारे में मैं कह रहा हूं। और ये सबों को चिंता की बात है। मैं आपको तो हम आप कोई नहीं बचेंगे। वहां चैनल भी जला दिए गए, नेपाल में चैनल भी जला दिया गया, पार्लियामेंट जला दिया गया, चैनल जला दिया गया, जो IAS के जो जगह हैं वो जला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक चला। इवन मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर भी कल यदि सेना साथ में नहीं जाती तो पशुपतिनाथ मंदिर भी खत्म कर दिया था लोगों ने। सब कोई नहीं बचेगा। डेमोक्रेसी के लिए मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं और राहुल गांधी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यहां इस देश को टुकड़े टुकड़े कर देंगे
और कोई नहीं बचेगा, सबको यहाँ से बाहर भागना पड़ेगा या सबकी हत्या हो जाएगी। कल तो पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ जो है उसको जला दी। सिर बहादुर देवा को आपने देखा कि किस तरह से किया। उनकी वाइफ आरजू राणा अभी गई थी देवघर पूजा करने के लिए, इसीलिए मेरा अभी उनसे जो है बातचीत हुआ था। अभी वो मंदिर गई थी मेरे यहाँ पूजा करने के लिए, संजोग से मेरे यहाँ उनका भोजन भी हुआ था। तो आप ये समझिए कि ये सारे लोग वहाँ के रात में मेरे बेटे के साथ जो है वो वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे महासेठ, मतलब उनकी बेटी लंदन में जो है हमारे बेटे के साथ पढ़ती थी। रात में जो है फ्रेंटिक कॉल आया 1 बजे, मैंने यहाँ से अपने फॉरेन सेक्रेटरी को मैसेज भेजा कि यदि उनकी जान बचा सकते हैं तो आप जान बचाइए। कोई नहीं बचने वाला है, महिला पुरुष बच्चे जिनका कोई लेना देना नहीं है। ये that is true. What is happening is मिस्टर चौधरी, विनोद चौधरी जो कि बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं, आप समझिए कि जिनको कहते थे कि नेपाल के मुकेश अंबानी हैं, उनका घर जला दिया गया, उनके गाड़ी जला दी गई। उनका बेटा वरुण चौधरी जो है सुबह शाम दोपहर मुझे फ़ोन कर रहा है। ज्ञानेंद्र शाही जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता है और जो बहुत ईमानदार है, वो कह रहा है कि भैया कुछ करिए। तो माहौल ऐसा है, कोई नहीं बचने वाला है। तो राहुल गांधी भी नहीं बचने वाले हैं। उनको यदि लगता है कि इस तरह का माहौल बना के वो बच जाएंगे, वो नहीं बचेंगे। क्योंकि यदि किसी चीज पर कोई चर्चा होगी इस देश में, जो मैंने बताना शुरू किया है जनता को, तो आप ये समझिए कि मोदी जी तो सुरक्षित रहेंगे। मोदी जी के बारे में एक छवि जो है बहुत बढ़िया है कि वो बहुत ईमानदार हैं, विकसित भारत की तरफ ले जा रहे हैं। मोदी जी को कोई नहीं छूने वाला है। लेकिन सबसे पहला यदि अटैक इस देश में होगा, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, तो गांधी फैमिली को ही ऊपर होगा। गांधी फैमिली को ही ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। जो वो कर रहे हैं ना, कहा जाता है कि गड्ढा किसके लिए खोदते हो, तो अपने लिए खोदते हो। तो राहुल गांधी जी गड्ढा अपने लिए खोद रहे हैं। राहुल गांधी जी की बात हो रही है, तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी ने जो वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाली है, SIR पे बहुत सारे सवाल उठे हैं, पर निशिकांत दुबे जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आधार, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो आपका महागठबंधन चाह रहा था कि आधार को डॉक्यूमेंटेशन में शामिल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि 12th डॉक्यूमेंट अब आधार होगा, जो EC ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो पूरी SIR की एक्सरसाइज थी, तो एंड रिजल्ट तो वही, मतलब आधार अब एक्सेप्ट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया कि 12th डॉक्यूमेंट आधार है, लेकिन वो सिटीजनशिप की मान्यता नहीं देता है। पर ये तो सिटीजनशिप का तो है ही नहीं। नहीं, सिटीजन नहीं, वोटर तो सिटीजन ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट पे जो मैं कैद समझ रहा हूं, जो लोग खुश हो रहे हैं, उनको तकलीफ में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 12वां डॉक्यूमेंट आप आधार को मानिए। हमने मान लिया आधार को, लेकिन हम ये कह रहे हैं आपसे कि आप 70 साल के बूढ़े आदमी हैं, ये आधार ठीक है, हम आपका नाम कर लेंगे, लेकिन आप 2020 में वोटर क्यों नहीं थे, 2015 में वोटर क्यों नहीं थे, 2010 में वोटर क्यों नहीं थे, 2005 में क्यों नहीं वोटर थे? 70 साल की उम्र में अचानक आपको कैसे याद आ गया कि हमको वोटर होना है? तो आप तो बताइएगा ना कि 2005 में आप क्यों नहीं वोटर थे। ये चुनाव भारत के वोटर के आधार पर होगा, बिहार के वोटर के आधार पर होगा कि बांग्लादेश के वोटर के आधार पर होगा? तो आपको वो सिटीजन नागरिकता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, और नागरिकता प्रमाण पत्र आपके पास है नहीं। आपके पास कोई रीजन नहीं है कि 2005, 10, 15, 20 में आप। पर सुप्रीम कोर्ट ने तो निशिकांत दुबे जी साहब बोला है कि 12th डॉक्यूमेंट आधार है, आधार के बेसिस पे यू कैन रजिस्टर आधार के बेसिस पर है, लेकिन उसका अगला लाइन उन्होंने कहा ना कि ये सिटीजनशिप का जो है सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ, तो वो, पर अभी अगर हम फॉर्म 6 भरते हैं, आप फॉर्म 6 यदि भरिएगा तो वो आधार के उस पे आप रजिस्टर हो जाते हैं। हम आपको एक क्वेरी पूछेंगे ना कि 2020 में आप क्यों नहीं वोटर थे। पर अभी तक पूछी नहीं है वो, ये अब पूछेंगे, क्योंकि अभी तक है नहीं। यानी जो लोग देंगे, नहीं अभी भी है। फॉर्म 6 के तहत अगर एक नया वोटर इंडिया में कहीं पर भी वोटर बनना चाहे, तो फॉर्म 6 के तहत आधार देकर वो बन सकता है। वो 18 साल का आदमी वोटर बनेगा ना, हाँ, कि नहीं 70 साल का आदमी वोटर बनेगा? पर ये अभी डिस्टिंक्शन है नहीं ना फॉर्म 6 नहीं, ये है, वो इलेक्शन कमीशन जो कर रही है वही कर रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठीक है, और इलेक्शन कमीशन जो SIR कर रही है, ये चुनाव भारत के वोटर के आधार पर होगा, बिहार के वोटर के आधार पर होगा। जो बांग्लादेशी मुस्लिम वोटर हैं वो उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद और आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, चलिए, इसमें we'll see how that gets implemented. निशिकांत जी, चलिए एक चीज़ बताइए, आप अपना
टाइम कैसे स्पेंड करते हैं विद द फैमिली? क्योंकि मैं आपने स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्टेड हैं, आपके 2 लड़के हैं। कोई जो ये आप कह रहे थे एक जनरेशनल गैप था जो आपके और आपके फादर में है कि अब डायरेक्ट बात नहीं हो सकती थी। आपके और आपके जो किड्स हैं, जो 2 लड़के हैं, उनमें वो गैप है या वो आपको बोल देते हैं कि क्या पापा आज क्या बोला आपने? ये नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, मेरे घर में अभी भी वो अनुशासन है। मेरे है, आपको बोल नहीं सकते हैं कुछ? नहीं, वो बोल सकते हैं, लेकिन उनके बोलने का जो वर्ड है वो ये होगा कि पापा इस तरह से भी किया जा सकता है, या ऐसा हम लोग करें तो कैसा रहे। अच्छा, कि मतलब पापा ये नहीं कि ये क्या किया, पर नहीं, पापा ऐसे करना चाहिए था। वो मेरे घर में अभी तक को उतनी लिबर्टी नहीं। अच्छा, और वो उतनी इतनी लिबर्टी, डेमोक्रेसी नहीं है, इतनी कंट्रोल नहीं, उतनी डेमोक्रेसी। लिबर्टी बच्चे नहीं लेते। अच्छा, अभी भी हमारे घर में ऐसा है कि यदि कोई बड़े क्रॉस करेंगे तो बच्चों को खड़ा होना है। यदि अभी भी मेरा कोई बच्चा आपको यदि देख But लेगा that's respect, तो वो जी। पैर छू के प्रणाम करेगा। वो ऐसे नहीं कि नमस्ते करेगा या हाथ मिलाएगा। कोई भी यदि आदमी है और उसको लगता है कि वो उनसे उम्र में बड़ा है तो वो उनको पैर छू के ही प्रणाम करेगा। मेरे बच्चों में आज भी, जबकि मेरे बच्चे सिंगापुर पढ़े, इंग्लैंड पढ़े, यूएस पढ़े, सभी पढ़कर वापस आए हैं, लेकिन उनमें उतना संस्कार जो है मौजूद है। और जैसे पूर्णिमा हमारे यहाँ सत्यनारायण प्रभु की पूजा होती है, अभी परसों पूजा हुआ, तो बड़े बेटे और छोटे बेटे में लड़ाई थी कि कौन बैठेगा। अभी जब मैं आपके यहाँ इंटरव्यू के लिए आया तो बड़ा बेटा चूँकि कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट अभी जाना था, जज साहब के साथ जो है, एक जज के साथ जो है इंटर्न के तौर पर काम कर रहा है, तो वो तो नहीं, लेकिन बड़ा बेटा जो है वो सुबह उठ के मेरे साथ मंदिर गया और मंदिर से अभी जब मैं आया तो मेरे घर में अभी भी वो चीज़ें मौजूद हैं। बट योर वाइफ हैज फुल लिबर्टी टू टेल यू दैट ये क्या कर दिया आप, ऐसे नहीं करना चाहिए था। उनको होना भी चाहिए, और वाइफ आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है, सबसे बड़ी क्रिटिक होती है। Is she your biggest critic? जिसके कारण कि हाँ, मतलब कई एक ऐसे स्पीच हैं जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जिस दिन मैंने कहा कि सोनिया जी का काम है कि दामाद को भेंट करना है और बेटे को सेट करना है, भारतीय नारी का काम है, जो बड़ा फेमस हुआ, तो उस दिन जो है मैं जब आया तो उन्होंने कहा कि तुमको नहीं बोलना चाहिए, आज कांग्रेस के जो स्पीकर हैं वो अच्छा बोले हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आज बोलूँगा ही। तो मतलब मेरे से ज़्यादा जो है वो लोकसभा को देखते हैं। जब लोकसभा चलता है तो वो दिन देश के, दुनिया के किसी कोने में रहे, तो वो क्रिटिक हैं कि मैंने किस दिन अच्छा बोला, किस दिन खराब बोला। डांट वाट पड़ती है आपको कभी आपकी वाइफ से? मैंने जब आपको कहा कि मेरे घर अच्छा। में इस तरह के संस्कार हैं तो मैंने सारी बातें बता दी कि यदि उनको बोलना भी होगा, यदि कोई बात उनको गलत बोलेगी, जब वो बोलना होगा तो वो सभ्यता से उतनी बात उनको बोलना है, और घर को वही कंट्रोल करती हैं। निशिकांत जी, आप किस थॉट में बिलीव करते हैं? जो यूजुअली एक थॉट है कि 24/7 पॉलिटिशियन होना चाहिए, छुट्टी कभी नहीं लेनी चाहिए। छुट्टी लेते हैं? छुट्टी में भी काम करते हैं। पर लेते हैं? नहीं, छुट्टी ले, ऑफिशियल कोई छुट्टी नहीं लेते हैं, लेकिन यदि मैं बच्चों के साथ यदि छुट्टी मनाने के लिए गया हुआ वही। हूँ तो वहाँ भी काम करते हैं। पर टाइम आउट लेते हैं कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, 100%, बाहर जाते हैं, 100%। तो करना भी चाहिए, टाइम आउट चाहिए अनवाइंडिंग के लिए, जैसे भी। नहीं, जिनको देश की ज़्यादा जिम्मेदारी है उनके पास समय नहीं है, उनके लिए तो 140 करोड़ लोग उनके दोस्त। हमारे पास जो है संसदीय जीवन, पार्लियामेंट के अलावा जो थोड़े समय बचते हैं, वो समय जो है, और अभी तक मतलब भगवान का आशीर्वाद है कि मेरे बच्चे जो है 23 साल 24 साल के हो गए, मैंने सारी छुट्टियां अपने बच्चों के साथ ही मनाई। मेरे बच्चे मेरे साथ छुट्टी में जाते ही जाते हैं। आज भी वो ये नहीं कहते कि मुझे दोस्तों के साथ छुट्टी में जाना है, वो आज भी। आप स्ट्रिक्ट पेरेंट हैं फिर? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके टीनेजर्स बच्चे हो या अर्ली 20s में हो कि वो अपने दोस्तों के साथ ना जाना चाहे। आप उनसे पूछिए, उनको मेरे साथ जो है छुट्टी मनाने में मजा आता है। दे आर हैप्पी। मतलब निशिकांत जी, सारे पेरेंट्स को ऐसा ही लगता है? बच्चों को तो मन करता है ना कि अपने अपने भी फ्रेंड्स के साथ जाएं, नहीं, बाहर जाएं। मेरे बच्चों को मन नहीं होता। उनको नहीं करता है? नहीं, उनको, मैं नहीं कहता कि वो अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने नहीं जाते हैं या जी। उनको रोक है, But they enjoy spending time with लेकिन you. उनको, मतलब मैंने व्यक्तिगत अपनी सारी छुट्टियां, मेरी वाइफ तो अपने सिस्टर के साथ चली जाती है, वो अलग से भी छुट्टी मनाती है हमसे, लेकिन यदि मेरे साथ छुट्टी मनाने की बात, यदि मुझे कहीं बाहर जाना है तो मेरे साथ मेरे बच्चे जाएंगे, और वो जाते ही हैं, वो मन से जाते हैं। And you have a good time, which is very good. That's what how it should be. Yes. Last 15 minutes, Nishikant ji, and I'm going to come on to all controversies now.
इफ यू आर ओके विद इट। चलिए पहले मैं एक आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑन द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस, बधाई हो। काफ़ी आपने जो जयराम रमेश जी हैं उन्होंने तो बोला था 315, आपने उनको कोट ट्वीट करके बेसिकली क्रॉस वोटिंग की कटाक्ष की। आपको क्या लगता है किसने क्रॉस वोट किया होगा? कहाँ से आया है ये एक्स्ट्रा वोट? ये जो पॉलिटिक्स है ना, जी, सत्ता के बिना बहुत लोग नहीं रह सकते। कौन सी पार्टी है जो वीकेस्ट लिंक है अभी महागठबंधन में? सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी चलिए मैं बताती हूँ, कांग्रेस ने एक कांग्रेस का पक्ष उन्हें लग रहा है कि ये आम आदमी पार्टी हो सकती है। इनके जो कम से कम जो 9 में से 6 एमपी हैं इनमें इन्होंने कुछ किया है, या उद्धव ठाकरे जी के 2 एमपीज पे शक हो रहा है अभी, हेमंत सोरेन जी की पार्टी पे थोड़ा शक हो रहा है। किसने किया तो होगा? सब तो अपने पर ही करे हैं ना कि आपको क्या लगता है किसने किया होगा? ऐसा कोई वो नहीं है, कोई ऐसी पार्टी ही नहीं जिससे कि क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। कोई पार्टी नहीं है जिससे कांग्रेस ने भी क्रॉस वोट किया इतनी है। भी नहीं हुई है क्रॉस वोटिंग, मतलब एट बेस्ट कितना मान मैं कह लीजिए। रहा हूँ कि एक दो सभी लोगों ने किया होगा, कांग्रेस से भी एक दो लोगों ने किया होगा, समाजवादी पार्टी से भी एक दो लोगों ने किया होगा, उद्धव ठाकरे से भी किया होगा, एनसीपी से भी किया होगा, आपने- जेएमएम से भी किया होगा, सबसे किया है। क्या आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी? नहीं कि नहीं, मुझे कोई इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन मुझे responsibility पता है कि कि यही अंतरात्मा को अपील किया नहीं जाए। नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं कि कम से कम 30 क्रॉस वोटिंग हुई। 30 क्रॉस, यस, पर आंकड़े कैसे 30 में? मतलब उन्होंने फिर- कहा कि 315, उन्होंने कहा 315, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रेंथ थी उसके बाद जो है, abstain के बाद जो था नहीं, लगभग क्योंकि आपके 427 थे। मान लीजिए आपको 11 वाईएसआरसीपी मिल जाता नहीं नहीं, तो हाँ, वो 439 हो जाता, 439 हो गया, आपको हमको मिले मिला 452। तो 13 वो एक तो स्वाति मालीवाली जी ने आप लोग यानी किया होगा, 13 वोट वो हो गए जी। और 15 वोट जो इनवैलिड हुए। तो वो आपको लगता है कि कहाँ से इनवैलिड हुए हैं वो? अपोजिशन ने इनवैलिड किया होगा ना, ऑपोजिशन, तो अच्छा, तो किसने किया होगा? जानबूझ के भी इनवैलिड हो जाते हैं कभी कभार वोट्स। तो 28-30 तो हो गया ना, मैं आप ही के कैलकुलेशन पर जा रहा हूं, मैंने कहा 30 वोट कम से कम हुए, तो 28 वोट तो आप खुद ही गिना रही हैं कि 28 वोट हो गए। चलिए, एक चुनाव जो बड़ा चुनाव तो आप जीत गए, पर एक छोटा चुनाव जिसमें आप बहुत विवादित रहे हैं, निशिकांत दुबे जी, उसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो राजीव प्रताप रूडी बनाम डॉक्टर संजीव बालियान चुनाव हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, कहा जाता है निशिकांत दुबे जी कि आपने अच्छा नहीं किया। मतलब अगर पर्सनल राइवलरी थी, कोई प्रॉब्लम थी, खुद ही लड़ लेते, बेचारे डॉक्टर संजीव बालियान जी को क्यों लड़ा दिया? किस बात की राइवलरी थी? कोई राइवलरी नहीं है। पर राजीव प्रताप रूडी जी ने जो बयान अभी दिया है कि निशिकांत दुबे जी एक पार्लियामेंट में ही अपनी सरकार चलाते हैं और वो आपकी सरकार में शामिल होना नहीं चाहते, और देखिए, अमित शाह जी का नाम यूज करते हैं। राजीव प्रताप रूडी साहब जो है वो मेरे उम्र में बड़े हैं, मेरे से सीनियर हैं, मेरे लिए हमेशा सम्मानित है। राजीव प्रताप रूडी जी इस पार्टी में बाहर से आए, मेरे लिए पार्टी मेरे खून की पार्टी है। उन्होंने जो कुछ भी कहा, उनके प्रति मेरा सम्मान और भी बढ़ा है कि उन्होंने, मैं जो दिन रात मेहनत करता हूं पार्लियामेंट में, उसको उन्होंने एंडोर्स किया कि मैं पार्लियामेंट में कुछ, जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट के लिए वर्कशॉप जो हुआ जी, उसमें 6 ग्रुप बने, अलग अलग ग्रुप, संसदीय कार्य कैसे होता है, संसदीय समिति कैसे होती है। 6 ग्रुप में एक चर्चा पार्टी की तरफ से हुई और सभी सांसदों को बताया गया कि उस पार्लियामेंट्री फोरम का किस तरह से पार्लियामेंटेरियन होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ही है, वो निशिकांत दुबे है। ये ऑफिशियल, आप किसी एमपी से पूछ लीजिएगा कि अभी जो हुआ सभी सांसदों को जो वर्कशॉप दिया गया, और दूसरे अपोजिशन में जो है वो एनके प्रेमचंद्रन है। एनके प्रेमचंद्रन और निशिकांत दुबे जो 2 ऐसे वक्त हैं, आदमी हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिनको कि संसदीय कार्य प्रणाली के बारे में नॉलेज है और कैसे इफेक्टिव पार्लियामेंटेरियन होना चाहिए, ये इन दोनों से सीखना चाहिए और अपने पार्टी में निशिकांत दुबे से सीखना चाहिए। तो ये हमेशा सौभाग्य की बात है, और इसी बात को जो है राजीव प्रताप रूडी साहब ने जो है बताया है। इसके अलावा जो कंट्रोवर्सी है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है।
अवॉइड हो सकती थी ये सारी कंट्रोवर्सी, क्योंकि वो अब इससे ज़्यादा इसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना ठीक, चाहता। चलिए छोड़ दीजिए। निशिकांत दुबे जी, जो इतना कहा जाता है, क्योंकि एक, चलिए जो आप एक पार्लियामेंटेरियन की बात करते हैं, उन्होंने भी बोला कि आपकी डिग्री फेक है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर यदि कोई है संस्था, तो मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि मेरी डिग्री सही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरी डिग्री सही है। जो अब सुप्रीम कोर्ट के बाद भी यदि कोई, यही तो मैंने कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई चीज़ यदि चिपक जाए तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो यदि मेरे पक्ष में है कि मैं डॉक्टरेट हूँ, मेरे पास MBA है और मेरी डिग्री फेक नहीं है, इसके बाद भी यदि लोग क्वेश्चन करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सबको, जो 140 करोड़ लोगों को जवाब नहीं दे सकता। निशिकांत दुबे इसके ऊपर FIR हुआ, जी, हम्म, FIR इन्वेस्टिगेशन हुआ, FIR की चार्जशीट हुई, हाई कोर्ट ने क्वेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया। इसकी कहानी इतनी है। सुप्रीम कोर्ट पे आप बहुत भरोसा करते हैं, पर निशिकांत दुबे जी ने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा है, कहते हैं कंट्रोवर्सी यदि मैंने गलत किया होता तो वो मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस करते ना। मेरे ऊपर जजमेंट दिया संजीव खन्ना साहब ने, 6 जी। पेज का जो है, बड़ा हार्ड हिटिंग काफी जजमेंट है, जी। बहुत बढ़िया जजमेंट है। लेकिन उस जजमेंट में ये नहीं कहा कि मेरा कोई वक्तव्य जो है वो डिफेमेटरी है। तो ये अपने लिए गौरव की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरे ऊपर इतना समय जाया किया, और जाया करने के बाद भी डिफेमेशन के लिए उन्होंने कहा कि कोई केस नहीं बनता। उन्होंने बोला कि मतलब नियरली बहुत ही नहीं, उनको कह दे, Strong- जब जजमेंट ही आप दे रहे थे तो ये बात कह देते, नहीं कह पाए ना, तो इसका मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सही बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं जो आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट आज सिविल आप- वॉर कराना आज आप चाहता है समझिए- इंडिया में। आज आप समझिए, उसी चीज पर आज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी हुई है ना, कि गवर्नर और राष्ट्रपति को हम अधिकार दे सकते हैं कि नहीं दे, हम उनको गाइड कर सकते हैं कि नहीं गाइड कर सकते हैं कि आप इतने दिन के ऊपर फैसला कर दीजिए। उसी पर तो संवैधानिक पीठ बैठी हुई है ना, उस फैसले का इंतजार करना चाहिए। पर निशिकांत जी, लैंग्वेज थोड़ा गलत हो गया, आपको लगता है सिविल वॉर का? मैं वो कह रहा हूँ नहीं कि उस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी हुई है, उनका फैसला आ जाने दीजिए ना, फिर इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे आप कि हमने कभी- उस दिन आप कभी डिफेंसिव नहीं होते, हमेशा ऑफेंसिव होते हैं, मतलब यू ओन व्हाट यू से। इसीलिए कि मैं कभी भी हल्के में कोई बात नहीं करता। यदि मेरे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, तो मैं कभी भी किसी भी फोरम का या सिस्टम का उपयोग नहीं करता। तो जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास उसके बैकअप के लिए साधन मौजूद हैं, तो इसको ऑफेंस नहीं कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि हम अपनी बातें जो है उतनी ही सहजता से रखते रहेंगे बार बार। आपने SY कुरैशी साहब को मुस्लिम कमिश्नर बोला, आप फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। इसीलिए कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख मुस्लिम वोट जो है अचानक बढ़ गए। तो उनमें उनका क्या कनेक्शन? उन्होंने जो है, जो SIR की तरह जो पोल रिवीजन है, उसमें उन्होंने किया ही नहीं। मैं लगातार जो है चिट्ठी लिखते रहा। इस चुनाव में भी, आप झारखंड चुनाव हम हार गए हैं, आपको आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव आयोग से ये कहती रही कि कई एक ऐसी विधानसभा है जहाँ की 60% से लेके 150% तक जो है वोट बढ़े हैं, और खासकर मुस्लिम समुदाय के वोट बढ़े हैं, सब बांग्लादेशी वोटर के बढ़े हैं। आप देख लीजिए, मैंने एक दिन जो है बाबूलाल मरांडी जी को कोट ट्वीट भी किया था। झारखंड चुनाव के पहले जो है हम लगातार मिलते रहे, तो उस वक्त जो है SY कुरैशी के समय है ज़्यादा बढ़ा तो मैंने उनको कहा मुस्लिम कमिश्नर, और मुझे उसमें कोई रिमोर्स नहीं है। मैंने जो कहा वो एकदम सही कहा, मैंने अपने लोकसभा के लिए कहा और मैं अपने बात पर कायम हूँ। मान लीजिए अगर हिमाचल में कोई अभी विधानसभा है जिसमें हिंदू वोट एकदम से बढ़ जाता है, तो क्या करंट CEC को हम हिंदू कमिश्नर कह देंगे? 100%। जिनको कहना है उनको कहना चाहिए। पर ये इसमें मतलब नहीं, कैसे बढ़ जाएगा? नहीं, मैं पूछ रही अगर नहीं, वो अगर हो जाए मैं कह रहा हूँ कि कैसे बढ़ेगा। यदि बढ़ेगा तो बोलना चाहिए, मुसलमानों को बोलना चाहिए कि हिंदू कमिश्नर है। इसमें कौन सा दम है? इसमें क्योंकि मैं कह रहा हूँ वो व्यक्ति ही तो है। पर एक CEC की पोस्ट को यदि वो गलत कर रहे religion हैं, से- यदि गलत लगता है तो गलत को गलत कहना ही चाहिए ना, सही को सही कहना ही चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है।
तो जो अभी महागठबंधन सीईसी को बार बार अटैक कर रहा है, ये गलत सही कर रहा है ना, ये एसआईआर ही तो कर रहा है ना, 1 महीने का नोटिस तो दिए हुए ना, छाप तो रहा है ना लॉजिकल। और ये अधिकार किसने दिया है? जब 21 साल से 18 साल वोटर उम्र होने लगी तो ये चुनाव आयोग को ये अधिकार जो है उसी कानून में राजीव गांधी जी ने दिया। ये तो मैंने कहा राहुल गांधी जी को कि पढ़ते नहीं हो यार। इलेक्शन कमिश्नर को यह अधिकार राजीव गांधी जी ने जो अमेंडमेंट किए 21 साल से जब 18 साल वोटर का उम्र किया, उस वक्त यह अधिकार दिया है। तो अधिकार है, अधिकार तो कोई वो क्वेश्चन ही नहीं कर रहा ना। नहीं, तो अधिकार जब दिया है तो उस अधिकार का एक्सरसाइज तो कोई करेगा ना। जैसे टीएन सेशन के पहले इलेक्शन कमिश्नर को कोई नहीं पहचानता था, उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग किया। अभी ज्ञानेश कुमार को जो है अपना अधिकार समझ में आ रहा है, वो उपयोग कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं? नहीं, जैसे निशिकांत दुबे जी ने एसवाई कुरैशी को मुस्लिम कमिश्नर कहा, अब कांग्रेस जो करंट सीईसी है उनको बीजेपी कमिश्नर नहीं, जब एसवाई कुरैशी रिटायर हो गए, घर में बैठ गए, लंबा लंबा भाषण देने लगे, तब बोला। मैंने उस वक्त के किसी नवीन चावला के ऊपर मैंने क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि नवीन चावला के साथ भी मेरी परेशानी थी। मैं 2009 में मैं अंतिम व्यक्ति था, रात के 12 बजे मेरा रिजल्ट निकला। जब राजनाथ सिंह जी नंगे पांव चले गए चुनाव आयोग में, मेरा रिजल्ट रोके हुए था, मुझे हराने की पूरी साजिश हो रही थी। लेकिन मैंने उस वक्त भी नवीन चावला के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। आज जब नवीन चावला के ऊपर कोई चर्चा होगी तो मैं 50 बातें कर सकता हूं, लेकिन जब वो इलेक्शन कमिश्नर थे, संस्था को मत मारो यार, संस्था खत्म हो जाएगी। मैंने आपको कहा ना कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह, पाकिस्तान की तरह जिस दिन भारत के हालात हो जाएंगे, राहुल गांधी जी जिस तरह से ले जाना चाहते हैं, सबसे पहले इस देश से यदि कोई भगाएगा, यदि जनता सड़कों पर आएगी तो वो गांधी फैमिली भागेगी। मेरा बात आप लिख लीजिए कहीं। निशिकांत दुबे जी, जो एक कंट्रोवर्सी है कि आपने यूसर्प किया है एक मेडिकल कॉलेज देवगढ़ में। वो मेडिकल कॉलेज 2011 से एनपीए में था और डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी, दो संस्था है जो कि बिडिंग करती है, डीआरटी और अब कानून बना है एनसीएलटी। तो डीआरटी ने उसको 2013 से बिडिंग करना स्टार्ट किया और जब 12 बार बिडिंग हो गई और कोई नहीं आदमी आया, तो 2023 में जब बिडिंग हुई और मुझे लगा कि इस बाहुबली के कारण और सरकार के कारण कोई नहीं आ रहा है, तो हमने जो है ऑफिशियली उसकी बिडिंग की है। यदि कोर्ट के बिडिंग के बाद भी यदि आपको कोई संस्था मिलती है और लगता है कि आपने कर लिया, तो उस मोटी बुद्धि का भगवान ही मालिक है और उसका कोई जवाब मेरे पास नहीं। निशिकांत जी, बाबा बैद्यनाथ टेम्पल में क्या हुआ था? मनोज तिवारी जी और आपने क्या किया? हम पूजा करने के लिए गए, हम उसके ट्रस्टी हैं, और यदि ट्रस्टी जो है वो पूजा नहीं कर पाए तो इससे बड़ी, और ट्रस्टी को पूजा करने के लिए आपको पता है कि कितने सेक्शन हमारे ऊपर लगाए गए हैं? 19 सेक्शन है। हाँ, तो फिर 19 सेक्शन है। नंगे पांव पूजा करने के लिए 105 किलोमीटर लोग आते हैं। मनोज तिवारी जी नंगे पांव 105 किलोमीटर जो है पैदल आए। मैं भी 22-23 किलोमीटर पैदल चला, नंगे पांव चला। मैं उस मंदिर का ट्रस्टी हूँ। यदि पूजा करने में समस्या है तो इस देश का भगवान ही मालिक। पर चार्ज ये है कि आप जो सैंक्टम सैंक्टोरियम है उसमें आपने जबरदस्ती से आप एंटर हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि किसने एफआईआर किया, जो कि 1.5 साल से मौजूद है। मैं तो वहीं पैदा हुआ, मैं तो 1969 से, और मैं आपको बताऊं कि जब मैं पैदा हुआ मेरी 2 बहनें थी, तो आज भी आपको बताऊं कि लोगों को लगता था कि माँ को लगता था कि एक बेटा होना चाहिए, तो एक बेटा होना चाहिए। तो मेरी माँ जो है 3 महीने तक उस मंदिर में धरना देती रही, क्योंकि मेरे फादर वहीं रहते थे, और बेलपत्र खाकर जो है वो रहती थी। और उसके बाद मैं पैदा हुआ और आज मैं वहाँ सांसद हूँ, और 2009 से मैं उस मंदिर का ट्रस्टी हूँ। तो जिस मंदिर के कारण मैं पैदा हुआ, जिस मंदिर में कि मेरे माँ पिताजी रोज पूजा करने जाते रहे, मैं यदि देवघर में मौजूद रहता हूँ तो कोई ऐसा दिन नहीं है, यदि आप मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखेंगे, सुबह और शाम मैं बाबा के मंदिर में नहीं नजर आता हूँ। तो मुझे उस मंदिर की क्या आस्था है ये मुझे बताने की आवश्यकता है। 19 केस, उसमें से एक सेक्शन ऐसा है जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 10 मिनट खाली कर दो और हम सारे हिंदुओं को देख लेंगे, वो सेक्शन भी पूजा करने के लिए मेरे ऊपर लगे। टोटल 52 केस किए हैं हेमंत सोरेन ने।
कोई 1-2 केस नहीं है। तो 51 केस पहले हो गया था, ये 52वां केस। निशिकांत दुबे जी, अगर आपको एक डिनर इनवाइट भेजना है और आपको ऑपोजिशन से 5 मेंबर्स बुलाने हैं फॉर अ डिनर इनवाइट, वो कौन होंगे? मैंने तो बता दिया हिस्ट्री है। में हाँ, कौन, मतलब जो आपको 5, सिर्फ 5 बुलाने हैं, ऑपोजिशन से आप एक डिनर इनविटेशन भेज रहे हो, जी। तो ये 5 मेंबर्स अगर आप इनविटेशन भेजेंगे इन्हें, वो कौन से होंगे, किनको पिक करेंगे आप? नहीं, 5 हो ही नहीं सकते। क्यों? इसीलिए कि मेरे सभी दोस्त हैं। मैं उसमें जो है कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, और सभी मेरे बहुत अच्छे पारिवारिक दोस्त हैं। चलिए उनमें से 5 बताइए जो इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्सेशन। नहीं, मेरे सभी, मैंने आपको सारे लोगों के नाम अच्छा बता सारे, दिए। अच्छा चलिए ये बताइए हिस्ट्री से, एनी, इफ यू कैन पिक एनी 3 पीपल फ्रॉम हिस्ट्री टू हैव डिनर विद यू वन इवनिंग, वो कौन होंगे? नहीं, समझने की कोशिश करूंगा। पहले तो मैं नेहरू जी से ये समझने की कोशिश करूंगा कि इस तरह की गड़बड़ी आपने कैसे कर दी, भारत का डिवीजन कैसे हो गया। मतलब कांग्रेस पार्टी ने रिजोल्यूशन पास कर दिया और आपने जो है भारत का डिवीजन कर दिया। तिब्बत को आपने कैसे दे दिया, आपने मिस्टर कॉल को जो है कैसे इंचार्ज बना दिया, 16-17 आदमी को जो है पीछे रख के वो कैसे आसाम छोड़कर आ गए। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री की ऐसी हैं जो कि मैं तो पहले गेस्ट नेहरू होंगे आपके, पहले गेस्ट मेरे नेहरू जी होंगे, नेहरू जी से हम पूछना चाहेंगे। और दूसरे गेस्ट कौन दूसरा होंगे? गेस्ट मेरा ये होगा कि इंदिरा गांधी जी से मैं पूछूंगा कि इतने नारे आप देते रहे कि आप भिंडरावाला को कैसे पैदा किए, गरीब हटाओ का नारा दिया 1971 में, गरीब और गरीब होता रहा, तो फाइनली आप इतना कैसे मैनेज कर पा रही थी। तो तीसरे गेस्ट राजीव गांधी होंगे? नहीं, तीसरे गेस्ट जो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगी, क्योंकि एक तरफ है नेहरू जी, एक तरफ है इसीलिए इंदिरा गांधी अटल बिहारी जी। वाजपेयी ही एक ऐसे आदमी होंगे और जिनको एक कि तरफ इंदिरा है गांधी और नेहरू जी दोनों को उन्होंने देखा था पार्लियामेंट में। तो उस वक्त की चीजें जो है मुझे ज्यादा पता नहीं होंगी, तो अटल जी जो है उसको एक्सप्लेन और करेंगे। अटल जी बोलेंगे 70s में हमने पार्लियामेंट के ऊपर इंदिरा गांधी जी की वो भी- प्रेज की वो- थी, वो- बोला था बांग्लादेश वो- किया, बहुत बढ़िया काम किया। वो भी गलत है ना, तो इसीलिए तो मैं पूछना चाहूंगा। अच्छा, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछेंगे कि क्यों प्रेज किया था इंदिरा नहीं, गांधी अटल जी जी को? जो है बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उन्होंने नेहरू की पॉलिसी को भी देखा है, 1957 में ही वो एमपी बन गए थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को भी देखा है, खुद भी प्रधानमंत्री रहे हैं। पर उन्होंने प्रेज किया था बांग्लादेश के बाद। क्योंकि उनसे मैं पूछूंगा कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भी 98 में आप कैसे पोखरण कर पाए। आप ये क्यों नहीं पूछेंगे कि आपने क्यों प्रेज किया इंदिरा गांधी जी को बांग्लादेश उन्होंने प्रेज के नहीं लिए? किया ना, उन्होंने जो बातें कही उन्होंने है मुझे पार्लियामेंट पता में है। प्रेज किया? नहीं, उन्होंने कोई प्रेज नहीं किया है। वो पूरा डॉक्यूमेंट वो भी फेक नैरेटिव चलता है। तो इसीलिए ये 3 मेरे लिए जो है बड़े अच्छे होंगे और इसका कन्वर्सेशन बहुत बढ़िया, इससे मुझे बहुत एक्चुअली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जो है मुझे अगली बहुत अनुभव स्पीच का मिलता है। मैटर मिल जाएगा। यस, अच्छा, आप सर्व क्या करेंगे? मतलब डिनर पे बुलाएंगे, कुछ तो सर्व करेंगे? सब वेजिटेरियन होगा क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। आप वेजिटेरियन है, तो क्या सर्व करेंगे वेजिटेरियन में? चावल दाल और आलू का भुजिया मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उन लोगों को ये खिलाऊंगा। बिहारी हूँ तो लिट्टी चोखा यदि वो खाना चाहेंगे तो लिट्टी चोखा बनवाऊंगा, यही सर्व होगा। इसके अलावा जो है मेरे घर में और कुछ नहीं मिलेगा। निशिकांत दुबे जी, व्हाट इज द लुक अहेड? अगर आगे आप देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट अब निशिकांत दुबे जी के लिए क्या है, दोनों पर्सनल एंड प्रोफेशनल? नहीं, पर्सनल 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, तब तक यदि मेरी उम्र, मेरा हेल्थ साथ देता रहे। आप तो कह रहे हैं मोदी जी को तब तक मोदी जी मैं नहीं बन तो सकता। आप तो मोदी जी जितनी मेहनत करते हैं मैं उसका 1-2% भी मेहनत नहीं कर सकता। मतलब अच्छा। उनमें मेहनत करने की कैपेसिटी अजब है, गजब है। मतलब मैं आपको तो आज के ये यंग लड़के जो 25 साल में एमपी बनकर आते हैं वो भी कल्पना नहीं कर सकते मोदी जी की तरह मेहनत कर सकते। मतलब यही वास्तविकता है। तो मैं केवल इतना सोचूंगा कि 2047 तक हाथ पैर ठीक रहे, चल फिर पाने की स्थिति रहे, मानसिक तौर पर मैं स्वस्थ रहूं, तो मैं अपने आंखों से माननीय मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प और स्वदेशी का संकल्प देख रहा। ये प्रोफेशनल गोल है आपका? प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों, क्योंकि अब पर्सनल कुछ बचे नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? अब अगली छुट्टी जो आपके जो बच्चों के साथ नहीं, कहाँ वो ठीक जाएंगे? है। बच्चे अब सभी अपने आप पे खड़े हो गए हैं, पैर पर खड़े हो गए हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिल गई है। परिवार को मेरी बहुत आवश्यकता नहीं है। मतलब अब परिवार के लिए मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं यदि नहीं रहूँगा तो परिवार को कोई परेशानी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। परिवार पूरा सेट है और परिवार पीढ़ियों तक जो है उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। कोई भगवान करे। पर्सनल एस्पिरेशन नहीं है प्रोफेशनली? कुछ नहीं, कुछ जो- भी नहीं जो है कि ये करना चाहेंगे, स्टेट में ये करना चाहेंगे? मैंने आपको कहा ना कि 2047 का जब विकसित भारत का संकल्प होगा तो विकसित भारत में तो सब कुछ आ जाता है। आप अपने एरिया को, मेरे एरिया को यदि आप देखेंगे, और मैं आपको बताऊं कि
जो लोग आज मुझे उल्टे सीधे बात कह रहे हैं, उनके 1000 स्टेटमेंट ऐसे होंगे कि यदि मैंने कुछ सीखा है सांसद होने के नाते, तो निशिकांत दुबे से सीखा है कि किस तरह से क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जाता है। मेरे क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ की योजना चल रही है और कोई ऐसा फील्ड नहीं है अभी भी जो इस देश की, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन मनाने वाले हैं, तो 16 की रात में और 17 की सुबह में इस देश में 2 ऐसी मोबाइल कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट करने के लिए, फॉक्सकॉन है जो आईफोन बना रही है और सैमसंग और छोटे फ़ोन डिक्सन बना रही है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में 10,000 बच्चों को आगे 5 साल में रोजगार देगी और उसके लिए प्रशिक्षण का व्यवस्था करेगी। उसका एक सेंटर जो है हम डिक्सन जो है खोलने जा रही है देवघर में, जिसका 16 तारीख की रात में और 17 की सुबह माननीय मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर जो है हम उसका उद्घाटन करने वाले हैं और सभी 10,000 के 10,000 बच्चों को नौकरी लगने वाली है। और नाइलेट जो भारत सरकार की संस्था है उसको सर्टिफिकेशन देने वाली है स्किल डेवलपमेंट में। तो इस तरह के काम यदि बढ़ेंगे, करेंगे, तो 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है वो अपने पॉलिटिकल व्यवस्थाओं के साथ साथ ही चले। Nishikant Dubey ji, thank you so much. I wish you well and thank you so much for taking the time out and coming to Unpolitics. और क्योंकि मैं इतने पॉडकास्ट करती हूँ, मैं एक चीज़ मतलब खुला बोल सकती हूँ कि इट्स वेरी रेयर दैट एनी लीडर हु विल कम एंड हु विल टेक ऑल क्वेश्चंस विदाउट सेइंग कि ये मत पूछना, वो मत पूछना। थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट सर। आपका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश यू वेल सर, थैंक यू सो मच।